दोस्तों नमस्कार। तो आज का टाइटल है द तोमर्स। दोस्तों नमस्कार। फाउंडर ऑफ दिल्ली। मैंने ये टाइटल जानबूझ करके दिया है क्योंकि तोमर्स डायनेस्टी के बारे में अगर मैं बोलता कि तोमर डायनेस्टी, तो मैं ये एम्फेसिस नहीं दे पाता था कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी। जो हमारे को इतिहास में पढ़ाया जाता है, जो हमारे को बचपन से एनसीईआरटी की बुक्स में और स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसके हिसाब से है कि दिल्ली में गोरी साहब ने शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई, रजिया सुल्तान ने शासन किया, बलबन ने शासन किया, खिलजी ने शासन किया, तुगलकों ने शासन किया, फिर लोधी आ गए, उसके बाद में फिर बाबर साहब ने आक्रमण किया, बाबर साहब को शेर शाह सूरी ने भगा दिया यहाँ से, वो चले गए। बाद में हुमायूं साहब आए, उन्होंने फिर से मुगल एम्पायर की स्थापना की यहाँ पर। बाद में फिर उनके पुत्र, महान पुत्र अकबर महान साहब ने शासन किया। फिर जहांगीर साहब आए, फिर शाहजहां साहब आए, फिर औरंगजेब आए, और उसके बाद में पता नहीं कितने लोग आए। अल्टीमेटली 1857 में बहादुर शाह जफर को अपदस्थ करके लाल किले से उठा करके रंगून भेज दिया गया और अंग्रेज लोगों ने उनको वहीं पर मरने दिया। उन्होंने शायद लिखा भी था अपने उसमें कि मुझे 3 गज या 5 गज क्या जमीन भी नहीं मिल रही है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं दिल्ली की स्थापना के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और किस डायनेस्टी ने उस दिल्ली को बसाया था जिसमें आप लोग रहते हैं और जिसे आप लोग दिल्ली कहते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं अपने साथ अपने रेगुलर पैनलिस्ट अधिवक्ता कलकत्ता हाई कोर्ट मजूमदार साहब को ले लेता हूं, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। बाद में कोई भी पैनलिस्ट आएगा तो जब हम स्ट्रीम का लिंक दे देंगे तो जुड़ सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज तोमर डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, और कौन से राजा ने दिल्ली की स्थापना की थी, जो दिल्ली असली था वो कौन सा था, जो दिल्ली पुराना है वो कौन सा था, जो नया दिल्ली है वो कौन सा है, किसने क्या किया है, उसके बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पब्लिक को जो एक गलत फहमी है कि दिल्ली जो है वो मुसलमान लोगों ने बसाई है, वो खत्म हो जाए। भ्रांति खत्म हो जाए। तो शुरू करें? जी सर। हम लोग तोमर डायनेस्टी की थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं विकिपीडिया से, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो दिखाई दे रहा है? जी दे रहा है। हाँ, तो ये तोमर राजवंश के बारे में विकिपीडिया का आर्टिकल है, जिसको मैंने अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। अगर इसमें कुछ त्रुटि होगी तो गूगल की त्रुटि है, मैं जैसा भी ट्रांसलेट हुआ है उसको पढ़ता हूँ। तोमर राजवंश 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान तोमर वंश ने भारत में वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस क्षेत्र पर उनका शासन कई शिलालेखों और सिक्कों से प्रमाणित होता है। इसके अलावा उनके बारे में अधिक जानकारी मध्यकालीन बार्डिक किंवदंतियों से मिलती है। बार्डिक किंवदंतियां, वे राजपूतों के तोमर वंश के थे। वे 12वीं शताब्दी में शाकंभरी के चौहानों द्वारा विस्थापित किए गए। चौहानों ने इनको हटाया था, वहां से हटाया क्या था
एक कहानी ये भी चली आ रही है कि चौहानों के यहाँ पर इनकी रिश्तेदारी थी, और चूंकि इनके यहाँ पर कोई लड़का नहीं था शासन करने के लिए, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को वहां पर आना पड़ा था। खैर, वो सही है गलत है, ये सारा का सारा तो जो असलियत है उसको तो जो आगे आए हैं मुसलमान शासक, उन लोगों ने सब सत्यानाश कर दिया, तो कुछ मिलता नहीं है। फिर भी हिस्टोरियन ने जैसा लिखा है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं और उसी पर रिलाई कर सकते हैं। और चौहानों को गोरी ने विस्थापित कर दिया था 1192 में। आपने हम लोगों ने बताया था 1192 में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराई के सेकंड बैटल में हरा दिया था। उसके बाद वो वहां पे शासन करने लग गया था, लेकिन गोरी ने यहाँ पे शासन नहीं किया था। उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ दिया था और वो चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे कल बताया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हॉर्स पोलो अफगानिस्तान खेलते हैं, वैसे वो खेल रहा था, घोड़े से गिर गया था और वो मर गया था। तो उसके बाद में फिर उनके जो दामाद साहब थे, ये लड़का था, कौन था, चलो बाहर जाओ, जाओ जाओ जाओ, तब अंदर से दबाओ। तो उन्होंने वहां पर राज किया। बाद में फिर उनके लड़का नहीं था तो उन्होंने अपनी लड़की को राजपाट दे दिया। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुसलमानों में औरतों को तो राजा बनाया नहीं जाता, तो इल्तुतमिश ने अपनी लड़की को राजा कैसे बनाया या बेगम कैसे बनाया, रानी कैसे बनाया, वो एक अलग बात है। उसके बारे में अलग से कोई स्ट्रीम करनी पड़ेगी, लेकिन मैं मुसलमानों के किसी भी राज शासक के बारे में स्ट्रीम करने का इच्छुक नहीं हूं। ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। मैं वो बताऊंगा जो इतिहास के पन्नों में छुपाया गया है, मैं वही बताऊंगा। तो इनका जो क्षेत्र है और कहां कहां पर इन्होंने राज किया था, उसके लिए ये जो मैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, इसमें अगर देखेंगे आप, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये तोमर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये थे, यानी दिल्ली के आसपास, हरियाणा के आसपास थे। पंजाब में भी शायद कुछ हो सकता है, यूपी में भी हो सकते हैं ये लोग। तो तोमर क्षेत्र में वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्से थे। हरियाणा का नाम इन लोगों ने दिया था। हरि मीन्स भगवान, इट वॉज अ प्लेस ऑफ गॉड। 13वीं शताब्दी के एक शिलालेख में कहा गया है कि चौहानों लिखा हुआ है, चौहानों की बात कर रहा है, और शकों से पहले तुमरों ने हरियाणा देश पर शासन किया था। 14वीं शताब्दी के एक शिलालेख में कहा गया है कि उन्होंने हरियाणा क्षेत्र में एक शहर ढिल्लिका, जिसे आजकल हम लोग दिल्ली कहते हैं, वो हरियाणा में थी पहले। बाद में ये जो अंग्रेजों ने या हमारे जब आजाद होने के बाद में दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, अलग बना दिया, अदरवाइज ये हरियाणा में थी। जो भी दिल्ली में रहता है या दिल्ली में रह चुका है वो समझ सकता है कि दिल्ली में पूरा जो लोग बाग है, वो भाषा जो बोलते हैं वो हरियाणवी भाषा है। यूपी के बगल में है तो थोड़ा सा यूपी का भी भाषा मिलती है, बट यूपी के जो भाषा है वो भी हरवानी टाइप है। इस शहर के चारों ओर अनंगपाल द्वारा निर्मित लालकोट नामक किले की दीवार है। ये भी ज्ञात है कि तोमर साम्राज्य अशीगढ़ किले और थानेसर के क्षेत्रों में फैला हुआ था। थानेसर मतलब कुरुक्षेत्र साइड में। तोमरों के शासन के बाद चौहानों और दो ने शासन किया, लक्ष्य साहिबादिनाथ, चौहानों ने शासन किया, ये बोलना चाह रहा हूं। एनीवे, पहले ये लोग जागीरदार थे गुर्जर प्रतिहार के 8वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी तक। उसके बाद में फिर ये इंडिपेंडेंट बन गए 10वीं से 12वीं शताब्दी तक। राजधानी इनकी अनंगपुर थी। बाद में इन्होंने अनंगपुर से हटा करके उसको लालकोट कर दिया। अनंगपुर जो राजधानी थी वो अनंगपुर वन ने बनाई थी, इसीलिए वो अनंगपुर राजधानी का नाम होता है। इन्होंने जो भाषा डेवलप की है, एक्चुअली ये लोग हिंदी भाषा को डेवलप करने वाले पहले राजा लोग थे। इनका जो इतिहास है 736 में शुरू हुआ था और 1152 लिखा हुआ है, सी में खत्म हो गया था। इनके पहले गुर्जर प्रतिहार थे और इनके बाद में चौहान आ गए थे। एनीवे, तो पहले ये लोग वेसल थे,
वसल मतलब जागीरदार थे, किसके? गुर्जर प्रतिहारों के। तो तोमरों का सबसे पहले मौजूदा ऐतिहासिक संदर्भ प्रतिहार राजा महेंद्रपाल 1885 के शासनकाल के दौरान जारी पेहेवा शिलालेख में मिलता है। इस अधिनांकित शिलालेख में कहा गया है कि तोमर परिवार का जोला एक अनाम राजा की सेवा करके समृद्ध हुआ। उनके वंशजों में बजता, जजुका और गोमा शामिल थे। शिलालेख से पता चलता है कि गोगा महेंद्रपाल प्रथम का जागीरदार था। ये गोगा और उसके सौतेले भाई पूर्ण राजा और देव राजा द्वारा 3 विष्णु मंदिरों के निर्माण का रिकॉर्ड रखता है। मंदिर सरस्वती नदी के तट पर प्रथुदका में स्थित था। गोगा के तत्कालीन उत्तराधिकारियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। पेहोवा शिलालेख से पता चलता है कि ये विशेष तोमर परिवार करनाल क्षेत्र के आसपास बसा हुआ था। हालांकि एफ किल्हान ने सुझाव दिया है कि तोमर परिवार वास्तव में दिल्ली में रहता था। हो सकता है कि वो तीर्थ यात्रा के चक्कर में वहां गए हो और वहां पे मंदिर बनवाया हो। अब ये सोवरेन के रूप में इंडिपेंडेंटली इन लोगों ने, जैसे ही प्रतिहार शक्ति का पतन हुआ, तोमरों ने 10वीं शताब्दी तक दिल्ली के चारों ओर एक सार्वभौम रियासत की स्थापना की। वाडिक परंपरा के अनुसार राजा अनंगपाल तुवर अर्थात अनंगपाल तोमर द्वितीय, तोमर राजवंश के संस्थापक अनंगपाल के, मतलब ये जो अनंगपाल द्वितीय जो है वो अनंगपाल वंश से अलग है, ने 1052 ईस्वी में दिल्ली में स्थापना की। 1526 ईस्वी स्रोत में अनंगपाल के उत्तराधिकारियों का नाम तेजपाल, मदनपाल, कृतपाल, लखनपाल और पृथ्वीपाल है। ठाकुर फेरू की द्रव्य परीक्षा में मदनपाल, पृथ्वीपाल और एक अन्य शासक चहड़पाल के सिक्कों का उल्लेख है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद तोमर अपने पड़ोसियों चौहानों और बाद में गढ़वाल के साथ संघर्ष में शामिल हो गए। गढ़वाल राजा ने इनको हरा भी दिया था। गढ़वाल के राजा जो थे वो टिहरी में थे, आज की डेट में वो नरेंद्र नगर की जगह है, वहां पर उनकी राजधानी थी। अभी भी वहां पर उनका किला है जो ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में है। चौहान विग्रह द्वितीय के 973 ईस्वी शिलालेख के अनुसार उनके पूर्वज चंदना ने एक युद्ध में तोमर प्रमुख रुद्रेना को मार डाला था, ये लिखा गया है। हर्ष पत्थर की शिलालेख में कहा गया कि चंदन के वंशज सिम राजा ने लावण या सलावना नामक एक तोमर नेता को हराया था। इतिहासकार आरबी सिंह पराजित शासक की पहचान तेजपाल के रूप में करते हैं। एक और खंडित चमन प्रशासित स्तमन शिलालेख जो अब अजमेर संग्रहालय में उल्लेख करता है कि चौहान राजा अर्नेराजा ने हरितनाका देश पर आक्रमण किया था। उस देश की पहचान तोमरा क्षेत्र से की जाती है। शिलालेख के अनुसार अर्नो राजा की सेना ने कालिंदी नदी के पानी को गंदा कर दिया और हरतिनाका की महिलाओं को अश्रुपूरित कर दिया, लेकिन तोमरस पर अर्नो राजा की जीत निर्णायक नहीं थी और उसके बेटे विग्रहराज चतुर्थ को तोमरस से लड़ना पड़ा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अनोराजा तोमर शासकों द्वारा बनवाए गए लालकोट किले को पार करने में असफल रहे थे। मेडिवल मुस्लिम हिस्टोरियन के हिसाब से पता चलता है कि 11वीं शताब्दी में महिपाल नाम का एक राजा दिल्ली पर शासन करता था। यद्यपि इन मध्ययुगीन इतिहासकारों ने इस राजा के वंश में उल्लेख नहीं किया है, करें भी क्यों, करना भी नहीं है ना, लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकारों द्वारा उनकी पहचान एक तोमर शासक के रूप में की गई है। कुछ सिक्कों पर एक घुड़सवार और एक बैल का अपरिष्कृत चित्रण और महिपाल नाम अंकित है। इस राजा को जिम्मेदार ठहराया गया। ये सिक्के गजनी के मौदूद के समान है, जो इस बात की पुष्टि करते कि महिपाल ने 11वीं शताब्दी में शासन किया होगा। घुड़सवार और बैल काबुल शाही सिक्के की विशेषता थी। मौदूद ने संभावित शाही प्रदेशों पर कब्जा करने के बाद इस शैली को अपनाया। असीगढ़ किले पर कब्जा करने के बाद महिपाल ने शायद उसी शैली का अनुकरण किया और मौदूद ने थानेश्वर क्षेत्र दिल्ली के पास
महिपालपुर से कुछ खंडित तोमर शिलालेख खोजे गए हैं। महिपालपुर जो दिल्ली में एयरपोर्ट के पास में है, ये उसी की बात कर रहा है। इतिहासकार वाईडी शर्मा का मानना है कि महिपाल ने महिपालपुर अब महिपालपुर में एक राजधानी स्थापित की। कहा जाता है कि सूरजकुंड जलाशय को सूरजपाल नाम के एक तोमर राजा ने बनवाया था। एक से अधिक 3 तोमर राजाओं ने अनंगपाल नाम रखा था अपना। अनंगपाल 1, अनंगपाल 2, अनंगपाल 3 इस तरीके से बोलते थे लोग। इसमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसने महरौली क्षेत्र में लालकोट गढ़ मतलब फोर्ट की स्थापना की। अनंगताल टैंक के और अनंगपुर बांध के निर्माण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इनके सिक्कों में घुड़सवार और बैल की आकृति भी है और श्री शामन देव शीर्षक है। ये सिक्के शाकंभरी चौहान राजाओं सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय के समान है, जो ये बताता है कि अनंगपाल इन 12वीं शताब्दी के राजाओं के समकालीन थे, कंटेम्परेरी थे। दिल्ली के आयरन पिलर पर कई शिलालेखों में से एक अनंगपाल का उल्लेख है। पृथ्वीराज रासो की एक प्रति में वर्णित एक मध्यकालीन किंवदंती के स्तंभ में बारे में एक किंवदंती का उल्लेख है। एक ब्राह्मण ने एक बार अनंगपाल से कहा था कि स्तंभ का आधार वासुकी सर्प के सिर पर टिका हुआ है और उसका शासन लंबे समय तक चलेगा के रूप में खंभा सीधा खड़ा था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से अनंगपाल ने स्तंभ को खुदवा दिया, पिलर को खुदवा दिया। केवल वासुकी के खून से सना हुआ पाया, मतलब जब इन्होंने खुदवाया तो सांप मर गया था। अपनी गलती को महसूस करते हुए राजा ने उसे फिर से स्थापित करने का आदेश दिया, लेकिन वो टेढ़ा हो गया। इस वजह से क्षेत्र को दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा, मतलब वो जगह ढीली हो गई, इसीलिए उसको ढिल्ली बोला। बाद में मुसलमानों ने उसको दिल्ली रख दिया या अंग्रेजों ने उसको दिल्ली रख दिया। ये किंवदंती स्पष्ट रूप से एक मिथक है, मैथोलॉजी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बार्डिक किंवदंतियों में कहा गया कि अंतिम तोमर राजा अनंगपाल तोमर, जिन्हें अनंगपाल के नाम से भी जाना जाता है, ने दिल्ली की गद्दी अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी थी 1179 में, और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में, जैसा कि पहले बताया गया है, गोरी ने 1192 तराई के सेकेंड युद्ध में उनको हरा दिया था और बाद में उनको मार दिया था। ये दावा सही नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि पृथ्वीराज को दिल्ली अपने पिता सोमेश्वर से विरासत में मिली थी, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब सोमेश्वर ने शायद तोमरों को हराया होगा, उसके बाद में पृथ्वीराज को मिली थी। सोमेश्वर के बिजोलिया शिलालेख के अनुसार उनके भाई विग्रह राज चतुर्थ ने दिल्ली और हंसिका पर कब्जा कर लिया था। उसने संभवतः तोमर शासक अनंगपाल तृतीय को हराया था। एनीवे, तो ये जो है, ये कुतुब मीनार के पास में जो जैन टेम्पल के रियून्स हैं, जो दिल्ली गए होंगे वो देख सकते हैं। ये सूरजकुंड का पिक्चर है, वो भी देख सकते हैं। ये पुराना किला है दिल्ली में। जब आप उस तरफ जाते हो, किला रोड की तरफ जाते हो या वहां से फरीदाबाद की तरफ जाते हो, तो किला दिखाई देता होगा, देखा होगा लोगों ने। और ये तो जो कुतुब मीनार के पास में जो आयरन पिलर है वो है, जिसको कि वो वासुकी सर्प है, उसके चक्कर में उन्होंने खुदवा दिया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 के आसपास में वहां पर लगाया था। अब पढ़ते हैं शासकों की सूची कौन कौन है। ये जो ग्वालियर का किला है वो भी इन्होंने बनवाया था। जब ये दिल्ली में गोरी आ गया था तो ये लोग उधर चले गए, तो ग्वालियर में जाकर के इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। इसीलिए ग्वालियर के खड़गराय के इतिहास में 18 तोमर राजाओं के नाम है। साथ ही पृथ्वीपाल जो शायद चहमान राजा हैं। खड़गराय के अनुसार दिल्ली पर मूल रूप से महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी मृत्यु के बाद 792 वर्षों तक ये बिना राजाओं के रहा, मतलब ऐसा ये बोल रहे हैं, जब तक कि तोमर वंश के विलन देव वीर महादेव या वीरमहा ने शहर को फिर से स्थापित किया 736 में। अच्छा, इसके बाद हुमायूं गढ़वाल पांडुलिपि में तोर वंश के केवल 15 शासकों के नाम है। उनके शासन की शुरुआत 789 विक्रम संवत 1846 में हुई थी। अबुल फजल की आईने अकबरी
में 19 तोमर राजाओं के नाम है। ये 372 सीई में पहला तोमर राजा रखता है। यह संभव हो सकता है कि अबुल फजल द्वारा उपयोग किए गए मूल स्रोत में वर्णित युग गुप्त काल था, जो 318 से 319 एक साल तक चला। अच्छा, अबुल फजल ने इस युग को गलती से विक्रम संवत मान लिया। यदि यह सच है तो पहले तोमर राजा की तिथि 743 ईस्वी हो सकती है, जो अन्य स्रोतों के साथ बेहतर रूप से सरीखित थी। अच्छा, ओके। तो इनके राजा के नाम है, आईने अकबरी के हिसाब से पहले अनंगपाल साहब थे, फिर वासुदेव, फिर गंगया, फिर पृथ्वीपाल, फिर जयदेवा। इधर ये साल भी लिखा हुआ है। जी। मीरापाल, उदिराज, विजया, ऋक्षा, ऋक्षापाल, सुखपाल, गोपाल, सुलक्षणापाल, जयापाल, कुंवरपाल, अनंगपाल। ये अनंगपाल पहले वाले हैं, ये जिन्होंने दिल्ली बसाई थी, ये यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद विजयपाल, फिर महीपाल 1105। इसके बाद अकरपाल या अक्साल 1123, 21 साल तक इन्होंने राज किया। उसके बाद फिर ये चौहानों के पास चला गया, पृथ्वीराज। उसके बाद चहतपाल तोमर, गोविंद राज या गोविंद रे के नाम से जाना जाता है, जिनको शायद वहां से निकाल भी दिया था। खैर, तो ये हो गया दिल्ली का चौहानों का, तोमरों का इतिहास। अब ये क्या है भाई? सेम चीज है ना? जी, सेम चीज। ये कुछ और है, ऑलमोस्ट वही। तोमर ऑफ ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर की बात कर रहे हैं। एनीवे, ठीक है। कोई आ रहा है क्या? तेजवीर क्या कर रहा है वहां पे बैठा हुआ? मैंने तो ग्रुप पे डाला था, तेजवीर को नहीं मिला क्या मैसेज? डाल दो क्या? जी जी। आप तो डाले हैं कि हाँ, वो लेकिन वो नहीं पढ़ा होगा लगता है। एक्चुअली क्या है, अगर फोन में भेजो तो वहां से लोग कॉपी नहीं कर पाते ना, ये भी तो तकलीफ है। नहीं, वो तो क्लिक करने से आ जाता है ना अपने आप। DSB5SGQ XW2 कौन टाइप करेगा? वो भी तो तकलीफ है ना, उसको टाइप करना पड़ेगा फिर, या तो यहाँ से कॉपी करके वहां पे मार सकते हो तो मार जी। सकता है। नहीं, आप तो डाल दिए स्ट्रीम में, और स्ट्रीम उसमें तो डाल अभी दिए। अभी डाला मैंने, और उसमें अवर स्ट्रीम में डाल रखा है मैंने। तो फिर ये क्यों नहीं देख रहे हैं? उसको टाइम नहीं होगा शायद, वो ऐसे ही वो कर रहा है, नमस्कार कर रहा है शायद, जुड़ने के उसमें नहीं होगा, काम वाम होगा उसको। आपका छोटा भाई है लाइन में, उसे बुलाएं क्या? जी जी। आजा हिरण में। इतिहास अंदर से सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। जो और मान सिंह भी तोमर थे। मान सिंह तोमर, मान सिंह तोमर सब थे ये लोग। अरे, ये लोग उधर चले गए थे ना, भिंड मुरैना की तरफ, वहां पर तो फिर ये जो अंग्रेज लोग हैं उनको डकैत भी बोलते थे ना, वो लोग अपना जीविका और के लिए डकैतों वो। का इलाका है वो तो पूरा। हाँ, ये क्या है? अच्छा, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। आप जो पढ़े हैं उस नहीं, मैं एक जितना आप। और कुछ बताना चाह रहा था, वो मैंने पेज नंबर वो कर रखे हैं, एक किताब से मैं रेफर करना चाह रहा था उसको। जी उस जी। किताब में जाना चाहता हूँ, वो पेज है 125। गो टू पेज 125।
शेयर करता हूँ। ये एक भाई साहब थे जो एमपी में कहीं पर इंजीनियर का काम करते हैं। जब रिटायरमेंट हुए तो उन्होंने फिर एक किताब लिखी थी इनके ऊपर, तोमरों के ऊपर। तो उसको थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ, देखो कैसा लगता है। इसको हटाओ भाई। प्रेजेंट दिखाई दिया ये? जी बिल्कुल साफ है एकदम, पूरा इनका वंशावली दिया हुआ है। Tomar genealogy and time determination from various sources. आप थोड़ा इसको पढ़ते रहो, जिससे अगर जिसको इंटरेस्ट होगा वो नोट कर लेगा। मैं धीरे धीरे चलाता हूँ, स्लो स्लो चलाता हूँ। अच्छा, ये तोमर जाट क्यों लिखा हुआ? वो लोग वहां के जाटी थे। ये लोग जाटी हैं, ये लोग सारे के सारे जाट हैं इसमें। हाँ, जाट हैं तो राजपूत भी बताया जा रहा है ना। तो जाट और राजपूत ओनली ना। कल हम लोगों ने बताया था कोई ना, फर्क नहीं है उसमें। पंजाब अच्छा। से जो, हाँ अभी इसमें आएगा। मैं तो जब वो पढ़ोगे ना, उसमें जाट जो है ना, महाभारत में भी आया है। जाट माने क्या होता है? अच्छा। अबुल फजल सैयद अहमद बीकानेर पोई, जिनोलॉजी ऑफ विक्रम संवत 1685, जिनोलॉजी ऑफ खतगरई, जिनोलॉजी ऑफ विक्रम संवत 1845 ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पीरियड Abul Fazl and Bikaner copies accepted names and times of history. अनंगपाल आदि राजा जेजू, फिर सेकेंड वासुदेव। नहीं, अनंगपाल के बाद अनंगपाल द फर्स्ट भी एक है, मतलब हाँ, वो पूरे 7 हाँ। अनंगपाल हो गए। इसके बाद में ये कितने साल रहे? अनंगपाल 1 736 से 54 तक 18 साल राज किया लोगों ने, ठीक है जी। और इन्होंने मात्र राज किया 18 साल, 19 साल 1 महीना 19 18 साल ये दिन। रहे। अच्छा, फिर गंगिया राजू, ये रहे 21 साल। फिर पृथ्वी मल्ला 19 साल, बहुत लंबा लंबा रहे। 20 साल जयदू, नीरपाल 14 साल। सर कहाँ लंबा है सर, 18-20 साल तो ऐसे ही निकल जाता है। उस जमाने में लड़ाई वड़ाई हुआ करती थी, मतलब फिर भी अगर लोग आप बचते भी नहीं थे। कर रहे हो, मतलब नॉर्मली तो क्या है कि अगर राजा जो है रिटायर होगा तभी तो देगा, या तो फिर मरेगा तब देगा ना। तो जो उस समय जो एवरेज जो लाइफ स्पैन था वो कितना था? 50 के आसपास में रहा होगा या 60 रहा होगा। तो अगर 60 साल में भी जाता है और दूसरा बंदा आता है, तो अगर वो 25 साल में भी पैदा हुआ होगा तो जब वो राजा बनेगा तो 35 साल का होगा ना। हाँ, तो ये मतलब ये शांति से रह रहे थे लगता है, ये ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ इनके साथ में। They would have been total मतलब they would have been living and ruling with amity, like कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं हो रही होगी, नहीं तो जल्दी मर जाते हैं लोग। मैं ये बोल रहा हूँ। 20 साल, 18 साल। सलकपाल 25 साल। अच्छा, ये सबसे ज्यादा हो गए यहाँ पे, अभी तक सही मिले 25। अच्छा, ये कुंवरपाल 29 साल। अनंग 51 से 30 साल रहे हैं, 81 तक, है ना। इसके बाद 81 से 5, 81, 9, 24 साल ये रहे। फिर महिपाल आए, ये 5 से 25 साल ये रहे। फिर कौन है भाई? ये क्या है? महात्सल और महिपाल, ओके, 25 साल 2 महीना। फिर विजयपाल साहब आए, 21 साल ये रहे। फिर अक्रपाल और अक्रशाल 21 साल ये रहे। पृथ्वीराज 22 साल 2 महीना। इसके बाद में चांदपाल तेजपाल 2, इंडिपेंडेंट किंग, देन सब्जेक्टेड फॉर ईयर। अच्छा, हो गया। अब ये आया
पढ़ो, अब मालूम पड़ेगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। According to legends, there were 66 kings from Pandava, Parikshit to Rajpal on Indraprasth, the capital of India. Rajpal was killed by Shukravant, the king of Kumaon, and took away his kingdom. Shukravant was defeated by the emperor Vikramaditya of Ujjain and snatched the kingdom of Indraprastha from him. But Vikramaditya kept his capital at Ujjain, and Indraprastha became desolate. The descendants of Rajpal established their kingdom in the Chambal region, present Tanwargarh. This तमरगढ़, kingdom lasted तमरगढ़ बोलते हैं। Tanwargarh. Acha. This kingdom lasted for about 7 centuries. In this region, this dynasty got the name Tomar. The history of this era of the Tomars is unknown. It is known from mirror. Ani Akbari ko mirror kar diya. हाँ, Ani Akbari. That in the year 593, he had a king named Jeetpal. Jeetpal's descendant was Vilandev. Vilandev Tomar accepted the service of Pratyar Nagbhat I and was given the task of protecting the Pratyar kingdom from the invasions of Arabs and Lalitaditya of Kashmir. Vilandev organized a strong army of Tomars and Gujars under him and went to Kurukshetra, Anang Pradesh, to fulfill his work. Vilandev declared himself an independent king after some time and established his new capital Anangpur near ancient Indraprasth. Thus began the reign of the Tomars in Delhi. Vilandev Jaju or Anangpal I, Tomars of Delhi. The names of the founder king of the state are found in many forms. Most of the legends mention his name as Vilandev or Bilandev. According to these legends, after establishing his kingdom in Anang region, Vilandev took Anangpal Virudh. In the Rajbali of Vikram Samvat 1685, the name of this king has been given as Adi Raja Jaju. In the Pelwa's inscription, this name is found Jol. This Jol is the founder of the Tomar state of Delhi. Its support is the name similarity of Rajbali of Vikram Samvat 1685. This is also supported by the fact that the Delhi state founder Tomar also came from the Chambal region and the Vajrats of a branch of Jol's descendants also came from the same region. There is no sound resemblance between Vilandev and Jaju or Jol. However, in the history of the Middle Ages, multiple names of kings are found. Some coins of Adi King Jeju have also been received. It reads Shri J with another equestrian, and Shri Shamant Dev is read on the Nandi seated on the other side. Shri Shamant Dev, the Shruti Vakya and the imputation of Nandi reveal that the coins belong to the Tomar kings of Delhi, but having only one letter J in the name leaves room for doubt as to which Tomar king they belong to. But there is no doubt about one thing, that the first Tomar king of Delhi was opposed by Anangpal. For the purpose of history, it would be convenient to assume the name of the founder of the Tomar state of Delhi as Anangpal I. Anang region. The reason why Anangpal I has been called Anang, the guardian or king of the state, is also found in the historical tradition Samant, found on the coins of Tomars of Delhi, which is synonymous with Kurukshetra. That region was once also called Anang Pradesh. Damodar Gupta, the prime minister of King Jayapid Vinayaditya 779 to 813 of the Karkot dynasty of Kashmir, wrote a book, Kudrunimat. In his 800th Arya, Damodar Gupta gave the name of Harshvardhan as Anang Harsh. Payami देवनी केतना माना, ये संस्कृत में लिखा हुआ है. The capital of Harsha was Thaneshwar. It is known that
This, that region was once called Anand Pradesh. That is why Harshvardhan has been called Anang Harsh. It was because of getting the kingdom of this Anang region that Anangpal was opposed to the first Tomar king. The condition of the territory of Anangpal I was such that it was not part of any kingdom or empire. Although it was in the center of northwestern India, it was situated on the border of the power centers of that time. Kurukshetra was situated on the border of the three kingdoms of Nagbhat I, Yashovarman, and Lalitaditya. It was not part of the empires. It is possible that because of this also Anangpal has been called Anang, but this form of origin of the name of the state or the state is not known to be much logical. So there is a possibility that at the time of in the time of Harshvardhan, only one name of Kurukshetra may be Anang Pradesh. Anang Pradesh, year of establishment of state. The invasions of the Arabs on northern India did not directly affect the political situation in India, although they did have a far-reaching effect. As a result of these invasions, many small ancient kingdoms came to an end in northwestern India, and many Kshatriya kingdoms emerged. The origin of the establishment of the kingdoms of the Kshatriya dynasties is found in these Arab invasions, although the ancestors of these dynasties were already holding royal power in the form of feudal or small or big kings over various regions. But almost all the dynasties which are famous, from the new Rajput Abhignan, Abhighan, Abhighan originated in the early part of the 8th century AD. Wars करके full stop कर दे. Junaid's invasions started around 724 AD, and only after that a fierce struggle started between Lalitaditya, Yashovarman, and Nagbhat. This was the most appropriate time for the establishment of new states. According to Rajvali of Vikram Samvat 1685, the reign of the first Tomar king, Adirana Jaju, started in Vikram Samvat 839, corresponding to 782 AD. According to the fame of Muhantan Nansi, the Tomar state of Delhi was established in Vikram Samvat 809, Vaishak Sudi 13, corresponding to AD 752 AD. 752. According to another text of his, this is Samvat 829, corresponding to 772 AD. वैशाख सुदी 13 बोल रहे हैं ना, ये कौन सा वाला संक्रांति होती है? शायद जब वो जलियांवाला बाग जिस दिन हुआ था ना, वही वाला ना, 13 अप्रैल की बात कर रहा है, अप्रैल की वही हुआ। अच्छा कोई संक्रांत होती है ना जिसमें कि हाँ बड़ी कर्क संक्रांति या कर्क संक्रांति है? हाँ, कर्क संक्रांति से कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, ऐसे संक्रांति है वो, अप्रैल के महीने में होती है, वैशाख के महीने में। According to the Gopachal narrative of Khadagarai, the new capital was established by Vilandev in Vikram Samvat 792, corresponding to 736 AD. This Samvat is also confirmed by some other legends. The time of the establishment of the Tomar state of Delhi by Abul Fazl is found between 734 AD and 772 AD. But the time given by Khadgarai in 736 AD is also confirmed by another source. Mr. Cunningham had read an article on the Iron Pillar of Delhi, Samvat 418, Raj Tuvad Adi Anang, considering it as Gupta or Vallavi Samvat. Cunningham had received it in 736 AD. This article is no longer being found on the Iron Pillar, so some scholars have expressed doubts about its existence, but this suspicion is known to be unreasonable. Mr. Cunningham also made a mistake in the statement of facts. There could be many reasons for this article not being received now, but these articles later there is no doubt about it. It was engraved in 1052 AD during the time of Anangpal II. It is evident from its location and subject matter.
The Iron Pillar was established by Anangpal II in Delhi, so it cannot be written before him. In the Hmm. time, in the time of Anangpal I, it could not even be written as Adi Anang. In the time of his descent, Anangpal II, he could be remembered as the first king of the Anang dynasty. When Anangpal II established the Iron Pillar at the same time, this year of establishment of the kingdom of that dynasty was marked, but there's an obstacle in reaching this result. In the article about the establishment of the Iron Pillar, Vikram or Dihali Samvat has been used. Samvat Dihali 1109 Anangpal Vahi, whereas in this article Gupta Samvat has been used. It can be resolved in such a way that in the context of Anangpal II, Dihali, that is Vikrami Samvat, prevailing in Delhi at that time, was used, and in the context of Adi Anang, the then prevalent Samvat, that is Vallabhiya Gupta era, was used to be done. But keeping in view the contemporary political conditions, it would be appropriate to consider the year 736 AD as the year of the establishment of the Tomar state of Delhi by Anangpal I. This statement of Khadgarai is supported by those circumstances and also by the said article of the Iron Pillar. Killi and Delhi and Delhi. Delhi. Huh. In some legends, two facts are received about Anangpal I. The first is that Anangpal I established Dihli, Dihilika or Delhi, and the second is that Anangpal I also established the Killi, Iron Pillar. वकील से किल्ली हो गया. Huh. In fact, at the root of the first discourse, the second Killi issue is the same, but there is no reality in either of these facts. The Iron Pillar was established by Anangpal II in 1052 AD, and there is sufficient evidence of this. The basis for associating Delhi Killi with Anangpal I is a legend of Prithviraj Raso. This narrative is also repeated later in the Indraprasth Prabandh. This narration is of course very entertaining, yet all its parts are loose from the historical point of view. As stated in that story, neither the Skili has only 19 Angul Gadi, nor there were only 19 kings in the Tomar dynasty of Delhi. This prediction that Chauhans would rule after the Tomars on the throne of Delhi also proved to be untrue. Even the future ambition of Mewadpati to have an umbrella kingdom over Delhi could not come to fruition. The truth Can can only be only predicted that the truth will first sit on the that the throne of Delhi. Turks will first sit on the throne of Delhi and then the Mughals. This prophecy definitely proves when this legend was born. This Bhavishya Puran has been coined only after the Turks took over Delhi. Cities are often named after their founder. Sometimes there are other reasons as well. There's also a legend that the city, which was established by a king named Dilwar Dilip, was named Delhi. However, it is not known to be proper to link it with Kili. It is to be remembered that Delhi was considered to be a conglomerate of many ancient cities. 11 names have been given to him in the Indraprasth Prabandh. All those names are not of the same land area but of the settlements settled over time. It may have been Dihilika in the past, and the narrator who mixes Kili, Dhili, Dhili rhymes has written it as Dihili, which later came to be written as Delhi. It can be said with certainty that the capital of Anangpal I was not in Mehrauli but at Anangpur. Construction of Anangpal I. Anangpal I did many constructions. There are mentions about him in the Pelwas inscription, where Jol or Anangpal I had built huge temples. It is now impossible to find those. He must have done many constructions in his capital, Anangpur. Remnants of some of them remain. The Anangpur embankment, 3 to 4 miles south of Tughlakabad, is still in ruins. It was built by Anangpal I. Originally, it should have been a very large pond from which irrigation was also done. This pond was built in the typical construction style of the Middle Ages. This or dam has been built
In the in valley the valley falling. falling between two mountains. Its width at the bottom is 150 feet and height is 120 feet. Canals built for irrigation in this pond can be seen even today. The remains of a fort on the hill are also found at the site, but they are in such a ruined condition that it is difficult to estimate their size. Kalika Devi Temple in the Nuh Sipehar of Amir Khushru. Nuhi Shipehar of Amir Khushru, a legend has been recorded about the palace of Anangpal I. It is known from the description of Amir Khushru that the one he wrote of the royal palace was the temple of the goddess. That temple was not a temple of Yogmaya but a temple of Kalika Devi. According to Amir Khushru, two statues of lions were made at the entrance of the palace of Anangpal, and he had also got two bells installed near each lion. But the one who had to seek justice from the king used to ring these bells, and the king would appear to judge him. Once the crows rang these bells, and the complaint was that they do not find meat in the teeth of stone lions, and because of this they go hungry. The king made arrangements to kill some sheep and goats near the lions so that the crows could also feed their stomachs. The क्या satire that बात है Amir यार, Khushru, ये खुसरो लिख रहा है ना, कुछ भी the लिखता है. satire that Amir Khushru added to his narrative of doing justice to the crows shows that these lion figures were at the entrances of the temple of Kalika Devi, and sheep and goats were slaughtered for sacrifice. Even today, in front of the temple of Kalika Devi in Delhi, मतलब ये कालका जी वाला है मंदिर. कालका जी वाले की बात कर रहा है, वही 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 वही. हाँ, Two stone lions on the southern side, on whose heavy heavy bells हैं. hang. Even today, the devotees of the goddess ring those bells, but even if the goddess hears their calls, no other earthly person comes to narrate them. The present temple of Kalika Devi was rebuilt in the year 1768 AD. It cannot be said that the present Rastar Singh belongs to the time of Anangpal, but he certainly belongs to that tradition. Now goats are not even sacrificed on Kalika Devi with these lions. Today's Delhi's Kalika Devi and Yogmaya are completely non-violent. In 1166 AD, the Jain monk Jin Chandra Suri had stopped animal sacrifice in these temples. That tradition is still followed today. Amir Khushru inscribed in Noh Shipehar. It can be assumed that Anangpal I was the first to establish the temple of Kalika Devi, Anang state boundary. It is impossible to determine the state boundary of any dynasty of the Middle Ages, even among those who are called Chakravarti. Such examples are rarely found if they have ever established the polity of all the lands under them. The practice of defeating the king or feudal lord of a land and then annexing his kingdom to the other kingdom was rare in that era. If a king was defeated and killed in battle, then his descendant was established as his feudatory, and as soon as the power of the conqueror was weakened, the feudal became independent again. Many examples are also found where many descendants of the same king established kingdoms in different lands, and they continued to consider their parent branch as their sovereign. And after a few generations, this relationship also weakened. In the time of Anangpal I, his relatives of the Chambal region must have been under him. But how long the feudatories of Chambal Kshetra Tanwadgarh continued to consider the Tomars of Delhi as the sovereign emperor, it is difficult to say, although it can be said that during the time of Anangpal I and Anangpal II, the Tomars of Delhi accepted the suzerainty of the Tomar emperor. After all, after Anangpal II, that relationship continued till that time when the Tomars of Delhi did not come to Tanwadgarh after being deposed from Delhi in 1193 AD. In the middle of about a century, there came a time when the Tomars of Tanwargarh had to break ties with Delhi and accept the Pratihars as their sovereign emperor. Major General Cunningham has collected some observations regarding the extent of the Tomar kingdom of Delhi. As long as there is no material to dismantle them, they can only be taken as true. According to these legends, Anangpal I had many sons.
Tejora was settled by a son Tejpal, which is situated between Gurgaon and Alwar. Indragarh was established by the second son Indraraj. The third son Rangraj had established two places named Taragarh, one of which is adjacent to Ajmer. The fourth letter, Achal Raj, had established Acheva or Achned, which is between Bharatpur and Agra. The fifth son, Draupada, had settled at Asi, that is Hasi. The sixth son settled at Sirsa and Sisbal, which are integral to Sirsipatan. It is known from the Chauhan inscription of Harshnath of Vikram Samvat 1030 that Lavan Kheda, situated between Ajmer and Pushkar, was also under the control of the Tomars. The whole Kurukshetra is contained in the Anang Pradesh or Samant Pradesh, so there will be no doubt that Thaneshwar and Prathur Daka will also be there. Achnera or Achera or Achal Raj is to the south of Mathura. Mathura was certainly under the Jat Tomars of Delhi. In Bhuvanagiri, Tahangarh, Thangir, and Bhada, Bhadanak, Bayana, the kingdom of a Yadu dynasty is further visible. It is likely that Pushkar was also likely So that this kingdom belonged. Pushkar was also Yadunansi is further of visible. the Tomars. It is likely that The Pushkar, this kingdom belonged to the descendants of Achal Raj, son of Anangpal I. The names of the Ranas of this Yadu dynasty are similar to those of the Tomars of Delhi. Our guess is that near Achera or Achner, Tribhuvangarh, that is Tahangarh, was further settled by Anangpal II. The evidence of Tomar's suzerainty over Tanvaravati Tanvaravati is also found from the inscriptions of the Chauhans. It is impossible to say how long the Tomar feudatories of this vast empire that arose in the time of Anangpal I continued to consider Delhi as their sovereign. Later, he had to accept the subordination of other powers also. After Anangpal I, between 736 to 754 AD, the Tomar kings of Delhi had separate kings for several generations. It is certainly known that after Anangpal I, only Vasudev, 754 to 773 AD, and Gangadev, 773 to 794 AD, could remain independent kings, and after that, Prithvi Malla, 794 to 814 AD, had to become the current king of the Pals of Bengal. This situation lasted till had the to become seventh the king. third king of the Pals of अच्छा ये उसमें चले गए थे उधर उनके अंडर आ हाँ, गया था क्या? अच्छा माइग्रेशन तो इधर उधर होते ही रहा ना फिर. The situation still lasted till the seventh king Udayraj, 849 to 875 AD. It is possible that Udayraj could have been freed from the influence of the Pals. However, it is certain that the eighth king, Aprishadev Bachraj, 875 to 897 AD, was an independent king because his coins are obtained. He was followed by People Raj Dev, 897 to 919 AD, Raghupal, 919 to 940 AD, Tilhan Pal Dev, 940 to 961 AD, Gopal Dev, 961 to 979 AD. Shulakshna Pal lived till Tomar. lived सर इनका ये राइटिंग उतना अच्छा नहीं है सर. नहीं ये मुझे लगता है हिंदी में लिखी है इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके इसने छाप दिया है गड़बड़ कर दिया एकदम. हाँ 979 to इसमें होना 1005 चाहिए AD. सुलक्षणा पाल तोमर lived till ऐसा होना चाहिए Till around 975 AD, Tomar Samant Bithal Dev of Chambal region rearranged that area and 400 रुपए किताब रखी हुई है कैसे कौन लेता होगा इसको अभी लिखी है इसने 2022 में उनको तो फिर वो प्रूफ रीडिंग बढ़िया से करवाना चाहिए था ना. कंसोलिडेटेड द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ऐसा डिस्ट्रिक्ट मोरेना मध्य प्रदेश. यही वो जगह है ना भिंड मोरेना सब जगह जो है चंबल एरिया. His younger brother Amir Dev went to Anandpur.
the king of Anangpur made him the feudatories of Tanvarvati. In this way, the Tomar kingdom became completely secure. ये हो गया पहले राजा की बात। अभी यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? मैं काफी फैला हुआ था। हाँ, नमस्कार दादा। सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलो भाई, बोलो भाई। सिग्नल इज वीक सर। अच्छा, ऐसा बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। ओके। Whose signal is weak? That gentleman who came just now, Okay, his signal is weak. अच्छा अच्छा अच्छा। Jaipal Dev, 1005 to 1021 AD. Jaipal Dev, अच्छा ठीक है। मथुरा invasion. In 1018 AD, Mahmud's vision again turned towards the Tomar kingdom. Mahmud probably did not want to take the threat of attacking Delhi. Mahmud had experienced the form of resistance of the Tomars in the battles of Tarain and Thaneshwar. This time Mahmud crossed the Yamuna from the north of Delhi and proceeded to Mathura, the richest city of the Tomars. Mahmud's intention was to attack very far this time, so he did not consider it appropriate to destroy his power in Delhi. Conquering the hill forts, Mahmud reached Baran, present-day Bulandshahr. After that, Mahmud reached Mahavan, district Mathura, where a king named Kulchandra was ruling. These Yaduvanshis of Mahavan were the descendants of the Tomars of Delhi. Kulchandra made preparations to face Mahmud. He took his army and reached a stronghold situated in the dense forests. Probably he was preparing for the attack. In the meantime, Mahmud reached there after finding out. A close-knit war of swords and spears started between both the parties. When the Hindus came to know that further victory was impossible, they jumped into the Yamuna. Kulchandra first killed his queen with a dagger and then killed himself by hitting the dagger. Next was Mathura. Current historians believe that Mathura was ruled by the Tomars of Delhi. Cambridge History of India, Volume 3, page 19, Struggle for Empire, page 14. Mathura has been a holy pilgrimage for Hindus since time immemorial. At that time, a huge court of stone was stretched around Mathura. क्या लिख रहा है? In which there were two gates opening. देखिए, at that time a huge court of stone. तो समझ में नहीं आया, was stretched around Mathura. Court of stone मतलब wall of stone wall, in which there were two gates opening towards Yamuna. Temples were spread all over the city, and in the center was the largest temple of the city. Mahmud himself wrote about this temple, that if someone wants to build such a big building, then he will not be able to get it built even after spending 10 crore gold dinars, and it will take 200 years for very experienced and skilled craftsmen to build it. There were 5 gold idols in this temple, one of which had 2 gems in its size. Many idols were also of silver. The Sultan broke all these idols and took the gold, silver, and gems found in them. All the temples of Mathura were burnt to the ground. Mahmud further plundered Kannauj and returned to Ghazni in 1019 AD. Thaneshwar was looted, Mathura was looted. Kumarpal Dev, 1021 to 1051 AD. According to genealogies, after Jaipal Dev, a king named Kumarpal Dev ascended the Tomar throne of Delhi. Modern historians have given his name Mahipal. Fall of Hansi. The stronghold of Hansi, Asika or Asi, was settled by the prince Drupada of Anangpal I. This fort was ruled by the princes of the Tomar dynasty. The feudal lord of Hansi fought in the defense of the citadel with great determination. After this, the stronghold of Hansi has never seen defeat, and it was trying to keep this reputation intact. Masood blew them up by digging tunnels in the walls of the. अब यहाँ पर मसूद लिख रहा है, महमूदी होगा ना ये?
गड़बड़ कर दिया पूरा इस किताब. Citadels of 5 places. After 12 days of fierce resistance, the fort of Hansi was defeated, defeated. fell, fort fell on the 1st of January 1038. The defeat of Sonpat. After Hansi, Mahmud besieged the stronghold of Sonpat, मतलब सोनेपत जो अभी हरियाणा में है, and defeated its stronghold. Defeated its ruler होगा ना, Devpal Har. After that, there was a war with some Ram Rai, with someone called Ram Rai who defeated Masud and gave him money and got rid of him. When Kumar Pal ascended the Tomar throne in 1021, the Tomar kingdom was in a state of Srihat, मतलब state of disrepair. क्या बोल रहे हो? श्रीहट When मतलब Kumarpala ascended the throne in श्री the हिंद. Tomar kingdom was in Sirihat state, ऐसा करके होगा शायद. तो कोई अच्छा जगह होगी. अच्छा, in the state of Srihat, Thaneshwar had been plundered, had been demolished and had been destroyed. destroyed. Mathura had been destroyed. Tomar, Samant, Kulchandra, Mahavan had to die in the guilt of because of the defeat. Mahmud, the most accomplished army commander of that time, was alive. The Pratihar of Kannauj had come in favor of Mahmud. The Hindu Shahi king was faltering. Parmat Bhojdev was surrounded by Hindu neighbors. पूरा गड़बड़ करके रख दिया एकदम. ग्रामर का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का एकदम खत्म करके सब रख दिया. द पीपल आर इनविंसिबल. Temples began to be built again in Thaneshwar. Gopal worship started again in Mathura. Fields flourished. Again, merchants flowed in. The wounds inflicted by Mahmud were healed. After 18 years of ascension, Kumarpal's Tomar Empire got a blow again. In 1038 AD, the fort of Hansi was lost from his hands. After that, Thaneshwar was also ruled by the Turks. After 5 years, Bhagya Lakshmi supported Kumarpal. He not only took back Hansi and Thaneshwar but also included the area up to Kangada in the Tomar kingdom, the vast area from Kangada to the southern part of Chambal and from the region east of the Yamuna to Shatadru remained under Kumarpal for 8 years. In the last year of his reign, Kangada passed from his hands. Nevertheless, he could leave to his successor a large empire than the one Anangpal first had built. Anangpal II, 1051 to 1081 AD. Real After the hero. death of Kumarpal Tomar in 1051 AD, according to genealogies, a king named Anangpal ascended the Tomar throne. To differentiate him from Anangpal Virudvari, Adi Tomar king, he is called Anangpal II. The tenure of this king given in the genealogies is also supported by other evidences. In an article that has been found on the Iron Pillar, according to him, Anangpal was ruling Delhi in Vikram Samvat 1109, that is 1052 AD, and in that year he established the Iron Pillar. The figure 1124 put by an artisan on a pillar of Qubbatul Islam has also been received, from which it has been estimated that the building of this stone, building of this pillar होगा ना, had been constructed by Anangpal in Vikram Samvat 1124, 1067 AD. Cunningham had read a mention in Garhwal's book that in Vikram Samvat 1117, 1068 AD, Anangpal got Lal Kot built. Apart from these, it is also revealed from the Parashnath Charit of Sridhar poet that his patron, Natul Saul's father Alan, was a contemporary of Anangpal. Parashnath character Parshvanath लिखा हुआ है. अच्छा, Parshvanath character was written in Vikram Samvat 1189, that corresponding to 1132 AD. Natul was the third son of his father. From this it is known that Alan Shahu and Anangpal were once contemporaries around 1070 to 1075 AD. The reign of Anangpal has been given in genealogies as 29 years, 6 months, 18 days. The author of Indraprasth Prabandh definitely tells it to be 19 years, 6 months, 18 days, and 10 hours. Anangpal Nripati
Year एकोनविंशति षद्मास धृतीय दिवस Dhighati Bhuvi Bhokshate. But this book is a much later work, so its statement cannot be accepted. By considering the reign of 29 years and 6 months, the time of Anangpal II can be considered from 1051 to 1081. All the known dates of Anangpal come between these 2 years. King of King of Tribhuvanpal. The ancestors of the great Hindi poet Keshav Das were the priests of the Tomars. The ancestors of Keshav Das were established as the priest feudal of the Tomars of Delhi, and with them they came to the Chambal region. While writing the history of his ancestors, Keshav Das has written in Kavi Priya, जट मामन ये पढ़ो हाँ Jagpavan Vaikuntpati Ramchandra Yahu Name, given in Mathura Mandal 700 grams. Shomvansh Yadukul Kalash Tribhuvan Pal Naresh. Feri Diya Kalikalpur Te Tinhe Sudesh. सोमवंश यदुकुल कलश त्रिभुवन पाल नरेश फेर दिए कालिकालपुर ते तिने सुदेश जग पावन कलिकाल है सर, नाम कलिकाल। मथुरा मंडल में दिए तिने 700 ग्राम सोना दिया क्या इनको अच्छा ये कलिकाल बोल रहे. After this donation, Keshav Das has described his ancestor Jayadev as a contemporary of Prithviraj Tomar, 1167 to 1180 AD, but it is not clear how many generations after Jayadev it was. It is known that Keshav refers to Vijayapal Dev Tomar, 1131 to 1151 AD, although the temple of Keshav Dev at Mathura was built by Vijayapal Dev. Keshav's ancestors may have got the feudal lordship of 700 villages only for the priesthood of the temple. This Sanadhya dynasty was not only a scholarly one but also brave and warrior life. It is known that after the destruction of Mathura by Mahmud, the Tomars of Delhi gave the responsibility of protecting Mathura to this Sanadhya Kul and made him a feudatory of 700 grams. Grams ho gaye, matlab villages. This work must have been possible only after Kumarpal Tomar defeated the Turks. Keshav Das used to write Som once Yadukul Kalash only for the Tomar kings. Therefore, it is estimated that the Tribhuvanpal king of Keshav is Anangpal II, Tahangarh or Tribhuvan If Tribhuvanpal king is used for Anangpal I, then it can be said that Tribhuvangarh, situated 14 miles from Bayanu and 24 miles northeast of Karauli, was settled by Anangpal II. This place was strategically useful for the Tomars of Delhi. Tribhuvangiri was on the way to Delhi from Tomar Griha to Aisa, district Morena hideout. Correct. Ekdam. Anangpal II established Tribhuvangarh here, and its upper branch form has become Tihuanagiri, and now the hut form Tahangarh. Anangpal II had good relations with Jain merchants, and he also respected Jain Suri. He also had a great hand in the establishment of Tribhuvangarh. Between 1146 AD, corresponding to Vikram Samvat 1203, there was a famous monastery of Shvetambar Jain sect in Tribhuvangiri. It is manifest from Kharat Gacha, Brihadpuravali. There also Jindat Suri used to go a lot. At that time, a king named Kumarpal was ruling there. It is also known from the time of this Kumarpal, the kings of Tribhuvangarh had started accepting the suzerainty of Delhi only for a nominal amount. Establishment of capital in Delhi. During the time of the Tomars, the location of the capital kept changing. Initially, it was in Anandpur,
Anangpal II made Dihlika Puri, located between Yoginipur and Mahipalpur, the center of his new capital. It is estimated that some temples and buildings were built in this Dihlika even before Anangpal II. In 1052 AD, the second year of his kingdom, Anangpal had established the Iron Pillar. After the establishment of the Iron Pillar, many constructions were done by making it the center, and the fort named Lal Kot was built. Anangpal II had built 27 palaces and temples. Such an opinion is received, and it is also supported by the inscription of Qubbatul Islam. It is possible that some of these 27 buildings may have been built earlier. Anangpal also built a lake called Anangtal near the Iron Pillar. Its length is 169 feet in the north to the south and 152 feet from the east to the west. मतलब ये ताल के बारे में बोल रहा है, अनंग ताल के बारे में. Short distance from this point was a huge building which surrounded the Iron Pillar. Lal Kot Fort was built around all these constructions. There are some indications of the order in which Anangpal did all these constructions. The Iron Pillar was brought to Delhi in 1052 AD is evident from the inscriptions inscribed on it. Cunningham has read that article Samvat Dilahi 1109 Anangpal Vahi. मत That पढ़ो had ना meant, इसको, ये तो वही जो लिखा हुआ है वही बात कर रहे हैं ना वो. हाँ, वही घुमा फिरा के वही. It is known that starting from 1050 AD, these constructions continued till 1067 AD. According to the book of Garhwal, the construction of Lal Kot was completed in the year 1117. Margshir's Agrahan होगा ना, Sudi 1060 AD. Temples and buildings were being built by Vikram Samvat 1224 corresponding to 1067 AD. It is also clear from the writings of Kachal artisan. Historians are of the opinion that the Iron Pillar was earlier located in Mathura and has been removed from there and installed in Delhi. Although recently a scholar has also expressed the opinion that this pillar was located in Jaunsar Bawal Tehsil of Dehradun district at a place called Kalsi, and from there a large fleet was brought to Delhi through the waters of the Yamuna and established at Mehrauli. But to establish this, Sapta Sindhu will have to be considered as synonymous with the Ganga. There are still many difficulties in this, which is why it is not possible to consider the matter in detail here. Now, assuming the establishment done in the past, it is believed that Padmavati, Kantipuri, and Mathura's emperor Adhiraj Bamang had established this iron pillar in Mathura. The iron for its casing was obtained from the iron mines of present Narwar, Magraoni district, Shivpuri, Madhya Pradesh, and it was established in front of the huge Vishnu temple, which was built in 1050 AD on the site of Keshav Dev's temple, which was made and which was destroyed by Mahmud. It is known that when Kumarpal was battling with the Turks at Nagarkot in 1050 AD, this prince was appointed to protect Mathura. He saw this Vishnu Dhwaj in the remains of that ancient temple of Vishnu and decided to bring it to Delhi. It is possible that it has been brought from the waterway itself. The sailors carry the load in the opposite direction. The circle of Lal Kot is 2.5 miles and its wall is 30 feet. अच्छा, it's मोट होगा, ये कोट नहीं मोट, मतलब जो चारों तरफ एक बना देता ना, मतलब नाला टाइप का किले के चारों तरफ पानी के लिए, ताकि लोग जल्दी पार होकर आ ना पाए. The moat is 30 feet wide at the bottom and 60 feet high. There was also a deep moat around the court. तो ये वॉल ही होगा फिर. क्या लिख रहा है मेरा. आगे चलो चलो चलो, बंद करते हैं, कभी नहीं पढ़ेंगे. The fortification of this fort is described by this so and so हो गया. अभी ये चलिए पढ़ना इसको. Anangpal the father of Hindi, ये पढ़ लो. Father of Hindi, इसको पढ़िए. Anangpal II also minted 2 other types of currency. His name is found on one type of mudras, Sri Anangpal, and on other coins, Sri Anangpal. This Anangpal experiment is very important. Anangpal is pure Sanskrit form.
and the influence of the local language of Haryana is evident on Anangpal. Haryana, Kurukshetra is the mother of Hindi of the medieval period. This is the original source of the language of Kabir, Nanak, and Goswami Tulsidas. Tulsidas had heard the story from his guru of this Ruchir Kurukhet. The credit for the development of Hindi is often given to Amir Khusro. The reality is that it was built by the Tomars of Delhi in the beginning of the second millennium AD, and it was fully refined by the Tomars of Gwalior. The couplets and posts of Sheikh Fariduddin Ganj Shakar and the Mukaris of Amir Khusro are the link between these two. He and the 9 Muslims of the region adopted this language, and when the Turks needed to be familiar with the local language to communicate with the local people, they also adopted this language form. War with Ibrahim. The political scene in Ghazni began to change only after Sultan Abdur Rashid of Ghazni was taken over by Nustigin, the Subedar of Punjab. Abdur Rashid was killed by one of Mahmud's slaves, Tughril Hajib. Tughril could only remain the Sultan of Ghazni for 40 days. Nustagin reached Ghazni from Punjab and abolished and deposed Tughril, and in 1052 AD, Farrukhzad, the son of Masud I, was made Sultan. He ruled till 1059 AD, and after that, his brother Ibrahim became the Sultan of Ghazni. In 1075 AD, Ibrahim's son Mahmud was appointed as the administrator of the Punjab. The medieval historians of the Yamini dynasty say that Ibrahim had conquered Tanwar Hind by attacking it. This Tanwar Hind is considered to be inseparable from Sirsa Garh, and it was the kingdom of the Tomars. It is also mentioned that Ibrahim it is also Ibrahim had also conquered Rupal. conquered Rupal, Nurpur. This is Rupal. This Rupal was a stronghold. ये रोपार नहीं है तो नहीं, वो दूसरा नूरपुर अलग है, अभी भी है. अच्छा. There was a war between Ibrahim and Anangpal II. Its indication is also found in the Parashnath Charit of Sridhar, but Sridhar only mentions that Anangpal killed Hamir. It is known from the statement of Sridhar that the victory was of Anangpal and not of Ibrahim. It is possible that the reality is that Rupal Iyer Tanwar Hind has gone out of Anangpal's hand, and he has not allowed Ibrahim to proceed further. क्या लिख रहा उल्टा सीधा सब बेकार अंग्रेजी है एकदम. Ibrahim's son Mahmud also attacked India, but he did not extend beyond the boundaries of the Tomars. He had entered through the route of Shakambhari. Kalash's invasion. कलश का कश्मीर वाला, अच्छा, वहां पे जाके King Kalash of Kashmir also attacked Kurukshetra, but there is no mention of this attack in Kalash in the Raj Tarangini of Vilhana. Raj Tarangini is a history, and Vikraman Ka Deva Charita is the narrative. However, Vilhana was the contemporary of Kalash, so it is known. ये कश्मीर में चले जाएंगे फिर हम लोग. That Kalash must have attacked Kurukshetra and had to return after being defeated by Anangpal. ये किस चीज का फोटो है? Ruins of अच्छा Fort Lal Kot. Tejpal the First. पढ़ने देते नहीं है ना. ये किताब खरीदने से पहले मेरे को पढ़ना चाहिए था किताब कैसी है. ये पढ़ने देते नहीं है ना, खरीदो उसके बाद पढ़ो. हम लोगों को इसको ठीक करना पड़ेगा. प्रूफ रीडिंग हम लोग करके. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अच्छा. The relationship between Chahadpal and Rai Pithoda. Before knowing the nature of mutual relations between Chahadpal, Tomar, and Rai Pithoda,
Prithviraj Chauhan, it is necessary to see what was the condition of Rai Pithoda himself in his own state. Rai Pithoda was born in Anhil Patan in Vikram Sambat 1223 corresponding to 1166 AD. This fact has been पढ़ लिया established. वो ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं यार गोरी ने मार दिया ना उसकी बात हाँ कर रहा है घोरी ने जो मार दिया वही बता रहा पुराना किला ओल्ड फोर्ट ये पढ़ सकते हैं Vijayendra Kumar Mathur has written, Delhi is counted amongst the oldest cities of the world. According to the Mahabharata, Delhi was first settled by the Pandavas under the name Indraprasth. But modern scholars are of the opinion that around Delhi, for example, near Ropar, Punjab, traces of the Indus Valley civilization have been found and the lowest ruins of the old fort. It is not surprising to find the remains of primitive Delhi. In fact, Delhi has been the capital of many empires in Indian history. एक second, sir. Due to its central position in the country and being situated at the center roads leading from the northwest to the four parts of India, in the era of the Mahabharata, the capital of Kuru region was at Hastinapur. During this period, the Pandavas made the capital at Indraprasth. According to the Jatakas, Indraprasth was situated in the circle of seven coasts. How long the capital of the descendants of the Pandavas remained in Indraprasth, it cannot be said with certainty. But according to the evidence of the Puranas, Parikshit and the successor of Janmeja had also kept the capital at Hastinapur for a long time, and their descendant Nichakshu built his new capital at Kausambi near Prayag after Hastinapur was washed away in the Ganges. Delhi or Indraprasth had no special importance in the Maurya period because the center of political power एक कौशाम्बी वही है जो at हमारा that time जिला was है in जी जिस कौशाम्बी जबर वहाँ पे हाँ है हाँ यमुना नदी किनारे है पूरा पूरा ये इलाका ये उनका तो ये पास होगा। आपका भतीजा बोलता है ना इसी के बारे में हाँ पहाड़ है वहाँ पर भगोसे के पहाड़ बोलते हैं पांडवों के पहाड़ बोलते हैं वो अभी भी ruins है वहाँ हाँ दिल्ली नहीं अभी छोड़ दिए हम कुछ Delhi or Indraprasth had no special importance in the Maurya period because the center of political power at that time was in Magad. The birth and development of Buddhism also took place in this part of northern India and the neighboring region. And due to this, along with the increasing prestige of Buddhism, the political power of India was also concentrated in this part, eastern UP and Bihar. As a result, Delhi and surrounding region remained relatively insignificant for about 1300 years after the Maurya period. After the disintegration of Harsha's empire, many small princely states were formed in northern India, and in the 12th century there was also a princely state of Prithviraj Chauhan, whose capital became Delhi. The part of Delhi in which Qutub Minar is situated, or the adjacent region of Mehrauli, is the Delhi of Prithviraj's time. The present Yogmaya temple is said to be originally built by this Chauhan king. According to an ancient legend, the Chauhans had taken Delhi from the Tomars, as is indicated by an inscription dated 1327 AD. Deshoti. It is also said that Delhi was founded by Rangpal Tomar in the 4th century AD. He built his fort on the ruins of the fort of Indraprasth. After this, Surajpal of this dynasty built Surajkund, whose ruins are still present near Tughlakabad. The Tomar dynasty's Anangpal II built Lal Kot Fort near Qutub in the early 12th century. Thereafter, Delhi reached the hands of Bishaldev Chauhan and his descendant Prithviraj. According to popular belief,
Qutub Minar and Quwwatul Islam Mosque were built from the pieces of 27 temples, from the ruins picked up from the pieces of 27 destroyed temples built at this place of Prithviraj. Some scholars are of the opinion that Mehrauli, where Qutub Minar is located, was earlier famous for a large observatory. The 27 temples symbolized the 27 constellations, and the Qutub Minar was the tower of the observatory to observe the movement of the moon and the stars. All these buildings were converted into Islamic buildings by Qutbuddin, who ruled from 1206 to 1210, and Parvati Sultan क्या होता है? And Parvati Sultan, Parvati, and the sultans who ruled thereafter. When Prithviraj was killed in the Battle of Tara in 1292 AD, Delhi came under the possession of Mahmud Ghori 1149 to 1206. After this incident, Delhi was ruled by Muslim emperors for about 6,500 years, and the city continued to live and fly as the capital of many empires. After Muhammad Ghori in 1236 AD, the capital of the slave dynasty was made in Delhi. Qutub Minar was built during this period. After the slave dynasty, Alauddin ruled from 1296 to 1316 and made his capital at Siri. The Tughlaq during the Tughlaq period, Delhi was in present Tughlaqabad, but during the time of Firoz Shah Tughlaq, 1351 to 1388 AD, it expanded to Firoz Shah Kotla outside Delhi's gate. Tughlaqabad houses the tomb of Muhammad Tughlaq, who ruled from 1324 to 1351. After the Tughlaqs, the Lodhis occupied Delhi for some time. After the Battle of Panipat in 1526, Babur, 1483 to 1530, took control of Delhi. The capital of Babur and Humayun ruled 1531 to 1544, 1555 to 1556, remained in Delhi. Sher Shah Suri, 1486 to 1545, also ruled Delhi for 5 years. During the time of Akbar, 1542 to 1605, and Jahangir, 1605 to 1627, the pride of Delhi was snatched for some time by Fatehpur Sikri and Agra, but Shah Jahan, 1628 to 1658, again made Delhi his capital. He was the builder of Shahjanabad, or the inner city. Aurangzeb, 1658 to 1707, also maintained the capital of his vast empire in Delhi. Till 1857, the Mughal rule continued in Delhi in some form or the other. After the state of revolution in 1857, the British gave this glory to Calcutta by lifting the capital from Delhi. But in 1810 AD, Delhi once again acquired the prestige of becoming the capital of India. In 1947, Delhi regained its former reputation as the capital of independent India. Thus, even today, the ancient reputation of Delhi as the capital of India is maintained. Among the oldest monuments of Delhi, the Vishnu Dhwaj, iron pillar of the famous king Chandra, located in Mehrauli, is the most famous. The following inscription is engraved on it. Lowest thumb inscription, वही जो कुतुब मीनार के सामने ये भी लिखा है लगा हुआ देखा हूँ सर मैं, इसमें लेकिन पढ़ना इस, इसमें नहीं, इसमें कहीं पर लिखा है उसका अनंतपाल का नाम थोड़ा ऊपर कीजिए, वो अंग्रेजी संस्कृत देखकर में है मैं ना? बता नहीं, दूं। संस्कृत में है ना ये? अनंगपाल नाम तो आ ही जाएगा, होगा तो। चंद्रवाने एक सेकंड। समय चंद्र क्या है, भूमि पता नाम भवे विघ्नो, मतलब मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, कहीं इधर है क्या? नहीं, तेन नाम परिणाम भूमि पता नाम भावे विष्णु। ये पढ़िए ना, लोहस्तम inscription of Chandra at Mehrauli. Chandra is identified with Chandragupta II, but this fact is controversial. It is said that Prithviraj's maternal grandfather Anangpal
had नहीं वो brought ठीक this है, iron pillar from Mathura and established it इतना here. इतना इतना मोटा बड़ा आयरन पिलर मथुरा से वहां तक कैसे लेके आए होंगे? हाथियों में लेके आए होंगे? कैसे लेके आए होंगे? नहीं, पानी से बोल रहा था ना पहले, by यमुना water रिवर route. से? अच्छा, यमुना रिवर से। हाँ, तो यमुना रिवर लेके आएंगे तो वहां पर भी महरौली तक पहुंचाने में तो बहुत तकलीफ होगी ना इनको। भारी है काफी, मतलब अच्छा, नौके भी उसी में उस बोलते तरह हैं के यमुना रिवर चाहिए। का जो वो था ना, मतलब धारा थी, वो बिल्कुल वहीं पे फोड़ के नीचे से बहती थी, ऐसा कुछ था। धीरे धीरे करके कोर्स चेंज किया है। वो जो लाल किले तरफ गई है ना अभी, वो बाद जी, में गई है, पहले इधर थी वो। नहीं, आप वृंदावन जाओगे तो वहां भी आपको नजर आएगा कि रिवर जो है कोर्स चेंज किया है कई जगह पे। बाकी मतलब हमारा काम का नहीं है, मतलब आज का टॉपिक नहीं है। ये देखो, ये पढ़ो, यहाँ ये आया, देखो लिखा हुआ है इस पे। It is said that along with the flow of the Yamuna River, the condition of the city of Delhi has also changed during different periods. As stated above, the earliest Delhi was in the vicinity of Mehrauli and the surrounding देखा? region of हाँ, the Old इसीलिए Fort. The इसीलिए वो लाना capital of the आसान slave हुआ, period आसान हो गया था। also remained in this region. Alauddin's Delhi was near present-day Sirte, between Tughlakabad and Qutub. And the Tughlaq's Delhi was at Tughlakabad near Delhi-Mathura Road. The Delhi that Shah Jahan built was the present-day Old Delhi around which the wall is drawn. Chandni Chowk and the canal flowing. दिल्ली में जो सिरी फोर्ट स्टेडियम क्या है, वो स्टेडियम है क्या है हाँ, वो वहाँ पे है ना? है। हाँ, वही सिरी, मतलब वो तुगलक के टाइम का था वो। किला है दादा। Between it was built by Shah Jahan. The British moved away from Old Delhi and made the capital New Delhi. Its creators were Sir Edward Lutyens and Sir Herbert Baker. This ceremonial inauguration of this grand city took place in 1931. That's हाँ it. प्रदीप भाई नमस्कार, हिरणमय भाई नमस्कार। आपको तो That's it. नमस्कार बोले लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं नमस्कार किए। दादा चरण स्पर्श। नहीं आपको, हाँ आशीर्वाद। हिरणमय भाई को नमस्कार बोला मैं। हाँ हाँ हाँ, जी जी आशीर्वाद। हिरणमय नमस्कार। क्या हुआ? गया नेटवर्क, गया इसका? हाँ, नहीं है। चलो, ये पुराना अब बाकी अब ये प्रदीप के दिल्ली हवाले दिल्ली हो का रहा है। पहले नाम इंद्रप्रस्थ था ना। दिल्ली का ना प्रदीप, टेक ओवर तुम्हारे पास में क्या है, तुम बताओ। हमने तो बता दिया जितना बताना था। घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा ये जो है, ये जो तोमर डायनेस्टी है, ये उसका वो है, मतलब पूरा वंश, जिसमें कि पांडव भी आते हैं और पांडव से नीचे फिर ये वंश चलता है, फिर तोमर आते हैं। ठीक है, तो ये ये शुरू कहाँ से हो रहा है? ये शुरू कहाँ से हो रहा है? ब्रह्मा, हाँ, मरीचि, कश्यप, चंद्र, वेस्वत, पुरखा, हाँ पुरखा, आयु, नाहुष, ययति, हाँ ठीक, तुर्वसु, वही, गोभनु, त्रिशंब, करधम, अच्छा, मारुत, सोमदत्त, बहुगुण, सयाति, अहयाति, प्रावचौम, जयतसेन, अवाचीन, अरही, अरिह, महाभौम, आयुतनामी, अक्रोधन, देवतिथि, त्रहक्ष, भतिनार, तंसु, इलिंद, दुष्यंत, भरत, ये भरत क्या शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत है क्या? हाँ, वही।
अच्छा अच्छा सुहोत्र, ठीक हस्ती, विकुंडन, अजमीर, सवर्ण, कुरु, विदुर, अनस्या, परीक्षित प्रथम, भीमसेन, प्रतिश्रवा, प्रतीप, शांतनु, शांतनु, भीष्म, पांडु, पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। हम्म, इनमें से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उनके पुत्र परीक्षित। हम्म, परीक्षित के बाद जन्मेजय, जन्मेजय, अश्वमेध, हाँ, धर्मदेव, मंजीत, चित्ररथ, दीपपाल, उग्रसेन, सुरसेन, भुवनपति, रणजीत, रक्षक देव, भीमसेन, नरहरिदेव, सुचरित्र, सुरसेन, पर्वतसेन, मधुक, सोनशीर, भीष्मदेव, नरहदेव, पूर्णसेन, सारंगदेव, रूपदेव, उदयपाल, अभिमन्यु, धनपाल, भीमपाल, लक्ष्मीदेव, विश्रवा, मुरुसेन, वीरसेन, आनागशई, हरजीत देव, सुलोचन देव, कृपा, सज्जा, अमर, भीमपाल, दशरथ, वीरसाल, केशवराव, वीरमाहा, अजीत, सर्वदत्त, भुवनपति, वीरसेन, महिपाल, शत्रुपाल, सैंधराज, जीतपाल, रणपाल, कामसेन, शत्रुमर्दन, जीवन, हरि, वीरसेन, आदित्य केतु, थियोमधार, महर्षि, समरक्षी, महायुद्ध, वीरनाथ, जीवनराज, रुद्रसेन, अर्लिक वसु, राजपाल, समुद्रपाल, गोमिल, महेश्वर, देवपाल यानी स्कंददेव, नरसिंहदेव, अच्युत, हरदत्त, किरणपाल, अजदेव, सुमित्र, कुलज, नरदेव, सामपाल, मतिल, रघुपाल, गोविंदपाल, अमृतपाल, महिपाल, कर्मपाल, विक्रमपाल, जीतराम जाट, चंद्रपाल, बृहदेश्वर यानी खंदक, हरिपाल, वक्तपाल, सुखपाल, सुनपाल, कीरतपाल, तिहुनपाल, आनंगपाल प्रथम। ये वही वाली अब आ रही है सीरीज जो आपने पढ़ी है। वासुदेव, नागदेव, पृथ्वीमल, जयदेव, नरपाल देव, उदयराज, अप्रक्ष देव, पीपल राजदेव, रघुपाल देव, तिलहनपाल देव, गोपाल देव, सकलपाल, सुलक्षणपाल, जयपाल, महिपाल प्रथम, कुंवरपाल, अनंगपाल द्वितीय, सोहनपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, मदनपाल। तो ये ऐसे करके आ रहा है। अब कुछ प्रमुख जगहों की वंशावली नीचे प्रकाशित की जा रही है। बागपत के तोमर देश के नाम से बागपत को तोमर देश के नाम से भी जाना जाता है, जो दिल्ली के निकट ही है। तोमर देश के बावली की वंशावली विल्हण देव, अनंगपाल प्रथम, वासुदेव, गगदेव, पृथ्वीमल, जयदेव, नरपाल देव, उदयराज, आप्रक्ष देव, पीपलराज देव, रघुपाल देव, तिलहनपाल देव, गोपाल देव, सकलपाल, सुलक्षणपाल। उतना पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ऐसे है। अब ये पूरी अलग अलग जगह जो बसे हैं, ये इन सबकी जहाँ वंशावली बसे दे रखी है। वो जगह बता सकते हैं, उससे वो आइडिया हो जाए।
हाँ, जगह ये है, ये हो गया ना। पहले वो बताया ना, दिल्ली के पास। हाँ, दिल्ली के पास ये तो बता दिया मैंने। अब हाँ नीचे हाँ, चल रहा हूँ। इसके नीचे होगा यहाँ। किशनपुर की वंशावली, हाँ, ये उसकी वंशावली दे रखी है। मथुरा क्षेत्र, हम्म। कुटेल पट्टी यानी तोमरगढ़ की वंशावली वो इस प्रकार है। अच्छा, ये वंश मथुरा में पांडव कौन थे के नाम से ज्यादा अधिक जाना जाता है। पांडव कौन थे? हाँ, और इसके बाद अगली आती है, ये पूरा बता दे सूरजपाल तो तोमर के कितने पुत्र हुए। जगह के हिसाब से देख लेता हूँ अगर दिखा रहे हैं तो। सोनोटगढ़, उसकी वंशावली। है कहाँ ये सोनोटगढ़ ये सब? सोनोटगढ़ है, समझ में नहीं आ रहा। तोमर वंश की सदस्य है कि या नहीं? दिल्ली के पास ही कहीं है क्या? इन लोगों को लिखना चाहिए जगह कहाँ पर है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मघोरगढ़ यानी खेड़ा, होडरगढ़, मतलब ये छोटी छोटी जगह हैं। खेड़ा इसीलिए लिखा जा रहा है शायद। रावण सर आए, रावण सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा दादा, नमस्कार, बुक का नमस्कार। रेफरेंस नमस्ते, दे नमस्ते। देता हूँ। धर्म ट्रस्ट, वंदे मातरम। वंदे मातरम। इतना रावण नाम सर हम नमस्कार। लोग, बोलिए 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 बोलिए, सर। बाद में हम लोग बोलिए बोलेंगे। सर, बोलिए। इतना नाम होने के बावजूद भी एक भी नाम दिल्ली में कम से कम हम लोग का रख नहीं पाया। इधर भी देखो, उधर यही मुगलों के नाम रखा हुआ। है ना आपका केजरीवाल? नाम वो अच्छा रखने हो की गया। बात करिए, कलंक रखने की थोड़ी। और धन्य वो बेचारा, वो हमारा बड़ा भाई तारिक फतेह का, उसने तो कम से कम उसको जैसे एक तो नाम बदली हो गया। जी जी। हाँ, वो क्या कहते हैं, औरंगजेब रोड का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम रोड हो गया। ठीक है दादा, ये बुक दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने वंशावली दिखा दी। जी जी। बुक का नाम है पांडव गाथा। तुम जाट एम्परर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। सिंह साहब, वो जाट के बारे में आप बोल रहे थे, बाद में मिलेगी, मतलब ये वर्ड जाट कहाँ से आया? या जट बोलते हैं वहाँ? ऑडियंस के लिए दे दिया मैंने कमेंट में। क्या क्वेश्चन? मैं ये सोचा था कहीं रेपिटेटिव ना हो गया हो, तो पुराना स्ट्रीम भी देखता जा रहा था साथ के साथ। जी। जैसे जैसे चल रहा था ना लाइव, देखता जा रहा था मैं। मैं ये क्वेश्चन रख रहा हूँ कि वर्ड जट कहाँ से आया? अब दादा ये तो देखना पड़ेगा इसमें। जाट से जट हो सकता है बन गया, क्षत्रिय है दोनों, हो सकता है ऐसा हुआ हो। ना, क्षत्रिय तो सभी हैं। बाद में तो देख रहा हूँ कि मान सिंह भी तोमर थे। अब ये देखना पड़ेगा, कहीं आ जाएगा, हिस्ट्री में होगा कहीं ना कहीं।
या जैसे जाटों की वंशावली देखी जाएगी या जाटों का मतलब उनकी उसमें देखा जाएगा तो शायद ये कहीं आ जाए। एक चीज आज जानने को मिला, इनके जो पुरोहित वगैरह थे यही हिंदी भाषा जो है डेवलप की। अपभ्रंश से मतलब हिंदी को डेवलप किया गया। उस समय की जो भाषा थी उससे अभी का जो हिंदी है उसको डेवलप इन्हीं लोगों ने किया है। मतलब इनके जो पुरोहित वगैरह थे वो, इतना जानने को मिला। दादा काफी लंबे कोर्स ऑफ टाइम में ना भाषा जो है उसका अपभ्रंश हो ही बदलता जाता जाता है। है। ये हो ही जाता है। अब आप देखिए हिंदी में आज के टाइम में इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स होंगे, हम्म। हिंदी वाले वो वर्ड्स नहीं यूज हो रहे होंगे, उसकी जगह इंग्लिश आ गए होंगे। हिंदी क्या मतलब भारत के जितने भाषाएं हैं सभी तो घुस गए हैं अंग्रेजी में आजकल। और अंग्रेजी के अंदर आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे यूरोपियन लैंग्वेजेस के। जैसे लूट हो गया, ठीक है, हिंदी तो है मिथोलॉजी हो ही, गया, ये सारे बांग्ला है, वर्ड्स। लूट है, अभी क्रिकेट टर्मिनोलॉजी भी आ गया। हम्म। हिंदी में प्लेयर्स लोग बात करते हैं ना आपस में, तो उन लोग भी जो है उस टर्मिनोलॉजी को अपना लिए। दादा कुछ और तो नहीं ढूंढ रहे? बिजी होंगे वो, काफी मतलब 8 बजे से लगे हुए हैं ना, बीच में थोड़ा सा रेस्ट लिए। अब ये वाली तो डायनेस्टी दिखाई दी होगी दादा हम्म ने, अनंग पाल से जो है वो तो हम लोग कवर कर लिए। पृथ्वीराज वगैरह और बाकी, क्योंकि वो मैंने देख लिया था, वो विकिपीडिया पढ़ी थी तब। हालांकि ये मैंने डाल दी है उसमें भी, जो थंबनेल बनाई थी उसमें भी डाल दी थी ये। जी एम साहब, जी सर। यदि हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो एचआर डिवीजन है ना, हम जी एचआर 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 में आता है ना ये सब, ये कल्चर विल्चर किसमें आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है तो। हाँ, वो लोग अगर थोड़ा से बॉलीवुड इंडस्ट्री को अगर स्ट्रिक्ट किया होता ना, हम्म, ये हमारा हिंदी लैंग्वेज में इतना दूसरा भाषा नहीं घुसता था। जी जी। आपको मालूम है जब बाला साहब ठाकरे मुंबई में था तो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल भी ये बॉलीवुड में रखता था। जैसे वो मरा उसके बाद उधर बॉलीवुड को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। उसके बाद ही वो जितना भी है वो जो कभी हम लोगों ने सुना नहीं है ऐसा उर्दू नाम में सब फिल्म आने लगा। जैसे कि सरफरोश, ये क्या नाम है, आमिर खान का ज्यादातर जो फिल्मों का जो जितना भी नाम है ना, देखो आप, हम्म अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होता है ना वो कभी ऐसा नाम हम्म रखने को नहीं देता था। हम्म बहुत सा नाम, ये सरफरोश, फना, ये यानी हम्म। कभी हम लोग सुना ही नहीं है ऐसा सब नाम रखे लोगों ने। मतलब हाँ, मतलब भी समझना पड़ता। हाँ, तो अगर हमारा वो सेंट्रल मिनिस्ट्री का जो कल्चर डिपार्टमेंट है, क्योंकि बॉलीवुड का तो बहुत इन्फ्लुएंस है ना सारा भारत के बिल्कुल। अंदर। वही अभी अभी मैं भी देखो ना, मैं भी अगर आपके साथ अभी ये भाषा बात कर रहा है तो मैं हॉलीवुड से ही जी सीखा जी हुआ है। बिल्कुल समझा? बिल्कुल। तो हॉलीवुड में हम लोग तो कंट्रोल रखने का था, शुद्ध हिंदी भाषा उसका अंदर रखने का एक कानून जैसा बनाने का था। अभी भी वक्त जी है करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल।
क्या हो गया, सब लोग चुप हो गए? सब थक गया ना, टाइम भी क्यों? कितना हो गया, टाइम भी देखो ना। तो ठीक है, वाइंड अप कर देते हैं फिर। नहीं नहीं, जी। थक नहीं गया, मैं अपने आप को म्यूट कर लिया था। अरे हिरन में तो वो कभी सोता भी है, जागता भी नहीं है, नहीं, मैं ये सोता पूछ भी रहा है, था, जागता भी है। फाउंडर्स ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली 24 आवर्स। का क्रेडिट तोमर को जाता है या फिर पांडव को जाता है, किनको जाता है? हिरन में सबमरीन में रहता है। हिरणमय ना, हिरणमय और सब ऑनलाइन सब रहता सब है। नहीं, सबमरीन में रहता है। उसको बाहर का दुनिया उतना दिखता नहीं है। नहीं, मुझे तो 24 ऐसा आवर्स लगता है ड्यूटी। हिरणमय जो है ना, हिरणमय चलता ही ऑनलाइन में चलता है, डाटा से चलता है। नहीं, वो हिरण सबमरीन में रहता है। सबमरीन में, ऐसा क्यों? हिरणमय 24 आवर्स ऑन रहता है, ऑनलाइन है। हाँ, उसमें ऑनलाइन में सोता भी है, ऑनलाइन में खाता भी है, हाँ, पीता भी है, सब कुछ उसमें 5 ऑनलाइन में बेड रहता है। है। मान लीजिए 15 आदमी है तो 5 बेड है। टन बाय टन सोना पड़ेगा, टन बाय टन खाना पड़ेगा। टॉयलेट भी ऑफिसर्स टॉयलेट और एक जनरल टॉयलेट है, लेकिन वो भी एक बात टन है, बाय टन। जी एम साहब, नेटवर्क खराब है बहुत। जी। एक बात है, हिरणमय को अभी अब सिंह बोलिए। साहब ने तो दोस्त बना दिया। जी जी। पहले तो हिरणमय इतना लाइट बैठता करके सिंह साहब थोड़ा चिल्लाता था, अभी लेकिन दोस्त हो हम्म, गया, जी माफ हो गया। जी जी। दादा रिवाइवल ऐसे होगा, स्टेप बाय स्टेप रिवर्स जाना पड़ेगा जी जी। और रिकॉग्नाइजेबल भी रहे ना। एक आदमी आपको देता हूँ मैं, हिरन में। अब बोलेगा। नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, आपको दे रहा हूँ ना, ये प्रदीप जी को। अच्छा, आप तो मतलब इंडियन हो ना, तो आप उनसे जुड़ जाओगे तो समझ में आएगा ना उनको कि हमारे तरफ क्या प्रॉब्लम है, नहीं। क्यों प्रदीप जी? जी दादा। उनको ले लीजिए ना, किसको? हिरण्मय जी को, आपके अंडर में। दादा मैं अपने अंदर क्या लूंगा? मैं सोया 5 बजे प्रेम हूँ तो जी आ जाओ ना 11 अंदर, लिंक दिया हुआ है, आ जाओ अंदर। तेजवीर प्रेम जी जी आ आए हैं। नहीं रहे। तेजवीर जी तो आ गए हैं। अरे तेजवीर भाई नमस्कार, सत श्री अकाल। हाँ, सत श्री अकाल सर, वंदे मातरम। दादा नमस्कार, सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। और नया कुछ सुनाइए। बस नया दादा कोई भी नहीं अभी। हमको जरा फीडबैक दीजिए, आज का स्ट्रीमिंग अच्छा कैसा रहा? तेजवीर भाई, ये जट जो शब्द है, ये कहाँ से आया? दादा हम भी अपना बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे अपना राजस्थान हरियाणा में जाट बोल देते हैं, और पंजाबी में उसी लैंग्वेज को थोड़ा सा अपना जट कर दिया है। जैसे भिंडी है, भिंडी को भिंडी बोल देते हैं, हल्का फुल्का उसको अपना हल्का या पतला कर दिया जाता है। जी जी। ये चीज है। डायलेक्ट्स कह सकते हैं, है ना? हाँ जी। सेम वर्ड को अलग डायलेक्ट में बोल देना। आ गए नहीं नहीं, साहब, आ गए आ गए। क्या ये मेरा क्या क्या मैंने सही सुना कि वेलकम 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 वेलकम। प्रेम जी सत श्री अच्छा अकाल। प्रेम जी आए हैं? प्रेम जी नमस्कार। प्रेम जी सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। प्रेम जी नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जट तो हिंदू भी होता है ना, वो जैसे कि एक, और वो हिंदू फार्मर भी लीडर होता कौन सा था, मतलब? उनका नाम क्या है? जट के ऊपर भी कोई वो होता थोड़ा है मतलब? यार। ये मतलब हिंदू भी होता है और सिख भी होता है। मैं बताता हूँ, रुक और जा। कुछ होता नहीं है? मुसलमान नहीं होता? सब होते हैं। हाँ याद आया, राकेश टिकैत जो है वो जट है ना? हाँ
उसके बाद फेसबुक में हमारा एक मित्र है जिसका नाम है अभिषेक अहलावत, वो भी जट है। मुझे 1 मिनट मिलेगा? मैं काफी देर आप से बिल्कुल अवश्य सर, बोलिएगा। बोलें सर, 10 मिनट देखिए लीजिए सर। मेरे भाई, जट पंजाब में होता है, जाट हरियाणा में होता है। तो ये जो जाट जो आप कहलावत की बात कर रहे हैं, ये प्रजाति जो है ये राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। जी जी। और अब आपको लेके चलता हूँ टिकैत। ये टिकैत जो है ये 5-7 गाँव है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी में पड़ते हैं, जी ठीक है। अब आपको घुमा के लेता हूँ हरियाणा में। हरियाणा में जो 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, करनाल से लेके ऊपर तक, रोहतक तक, भिवानी तक, जी जी जी। ये जो पड़ती हैं ये जाट बाहुल्य एरिया है, जो हिंदू जाट। और एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, ये जो जाट हैं इनका कोई हरियाणा वाले, इनका इनका कोई धर्म होता है, ना ये मंदिर में जाते हैं, ना खेड़े में जाते हैं, ना गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं नहीं जाते ना ऐसा इनकी क्यों कोई सर? ना इनकी कुल देवी होती है। अच्छा, तो ये बड़ा अजीब चीज है। हाँ, बस ये मौका देख के अपना वो देख लेते हैं जैसे है। आपने किसान आंदोलन में देख ही लिया होगा, सबसे बड़े जी आरोपी ये हैं जो झंडे पे लाल किला लगवाया था ना खालिस्तानियों पे, जी ये जी लोग जी। उनके साथ है। लस्सी और रोटी इन लोगों ने खिलाई है। तो ये अपॉर्चुनिस्ट एक्चुअली, जैसा होता है वैसा कर लेते हैं। और दूसरा आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब में क्या है, पंजाब में जो जाट है, पंजाब में जाट भी थे, हिंदू जाट, लेकिन अब नहीं है। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में हैंडफुल लोग थे, तो वहाँ पे जट सिख हैं। और अगर आपको बॉर्डर के पार लेके चलाऊं, लाहौर चला जाऊं, तो लास्ट नेम उनके भी वही हैं, चाहल, रंधावा, बाजवा। जी जी जी। और वो क्या है, वो मुस्लिम है, ठीक है। अब दोबारा जी आपको पिछले वीक की स्ट्रीम में लेके आता हूँ राजा अपना महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। वो एसटी थे, वो जाट नहीं थे, शैसी बोलते हैं उनको, शैसी। तो वो जी। शैसी थे, स्कूल एसटी से आते थे वो। तो उनको हमेशा इंस्क्योर यही डर रहता था कि भी तेरा राज ये जट सिख ले लेंगे, क्योंकि लड़ाकू हैं, लड़ने वाले लोग हैं। जी तो जी उन्होंने जी। तो वो क्या करते थे, अपने मंत्रिमंडल में, अपने कैबिनेट में, उनके यहाँ कोई भी जट सिख नहीं था, सिर्फ गौर पंडित थे। और जो जट सिख थे उनको वो बॉर्डर्स पे लगा के रखते थे, ठीक अच्छा है। अच्छा। उनको बॉर्डर्स पे लगा के रखते थे इसीलिए। तो फिर पंजाब में इवन रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का जो एक साडू था, वो भी एक जट सिख था। उसका भी नाम अगर मैं सही हूँ, वो लाहौर में रह गया था और उसने फिर वो कन्वर्ट हो गया था इस्लाम में। यूट्यूब पे पढ़ा है उसके, मतलब जो आगे पोते धोते हैं, मैंने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा है। और जो इसका बेटा था दलीप सिंह, उसका तो आपको पता ही है, इसको तो लंदन में जी खबर जी है। जी वो तो लंदन में था, तो वो तो क्रिश्चियन जी बन गया जी था। जी। तो अब पंजाब में जितने सिख जट बचे थे या हिंदू जाट बचे थे, वो बाय स्वॉर्ड कह लो या जैसे भी उनको वहाँ पे सरवाइव करना था, जो नहीं आए, तो वो अब सारे मुस्लिम बन चुके हैं। 27% से वहाँ पे 1.9 या 1.2 पॉपुलेशन जो है वो बची है। तो ये इतिहास है। और मुझे नहीं लगता राजस्थान, यूपी, हिमाचल में जाट नहीं है, हरियाणा में है, इसके बाहर नहीं है ये लोग। तो मुझे उम्मीद है आपको। हिमाचल में बोल रहा है, चंबा में है, तुर बोलते हैं उनको। कहाँ पे है दादा? चंबा 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 में तुर बोलते हैं उनको। कांगड़ा में ये जाट लाहर लाहर बोलते हैं। कांगड़ा में भी है ये दिखा रहा हूँ ना मैं, देखो। उत्तराखंड में हरिद्वार में है ये बहादुरपुर जाट, झांपरिया जाट। उत्तराखंड में है, मलिक जाट। हाँ, और ये रुड़की में भी है। फिर कहाँ है? रुड़की में कुंदापुर में है।
रुड़की में 4-5 गांव पड़ते हैं, सुभाषगढ़ पड़ जाता है। अच्छा, आप इस पे आ जाओ, छुटमलपुर के पास भी पड़ते हैं। और सहारनपुर में अगर आप थाना भवन पे आते हैं, ये जो मुस्लिम है ये सारे मलिक है जो कन्वर्ट हुए हैं। प्रेम जी देखो, यूपी का तो पूरा मैं बता देता हूँ। ये देखो यूपी में कितने हैं, भरे हुए हैं। देखो 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 देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है। अलीगढ़ में पिशावा, जलालपुर, ये अलीगढ़ की बात कर रहा है। उसके बाद में फिर हाथरस में गढ़सोंली, कसोंदा, खीरपुरी, आगरा में सिकरोदा, कंदौली, मथुरा में, ये इतने गांव हैं। इसके बाद जाटों के फिर ये है गौतम बुद्ध नगर में इब्राहिमपुर, कंगराई, बुलंदशहर, मुस्तफाबाद, ददुआ। अब जहाँ पे यहाँ पे मुसलमान भी होंगे, वो जाट ही होंगे सारे के सारे। नहीं भाई, नहीं दादा, ये इवन जो आजम खान का एरिया है, जितने मुसलमान है जाट हैं ये। हाँ, अब देखिए गाजियाबाद में, हापुड़ में है आसरा, आप ये देखिए, अगर आप थाना भवन से दिल्ली रोड पे जाते हैं, हरडा, हरडी, ये जितने गांव पड़ते हैं, बड़गांव, ये जितने गांव पड़ते हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, इनके लास्ट नेम वही हैं। ठीक है। मेरठ में अत्ता, चिंदोई, बरनाला, चिरोला, जगनेटी, टिकरी, अहमदनगर, अलीपुर, जिजापुर। प्रेम जी, इनको फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है फिर? मतलब जट भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और मतलब नहीं, बस ये ऐसे ही हैं। इन्होंने कैसे, इनके पास वो लगाओ, आप एक कंबल है और लोई लगा लो, जहां इनको मौका मिलता है वहां चले जाते हैं। तो ये ऐसा ही है, ये टिकैत विकैत है, ये ऐसा ही है। टिकैत कोई कल्चर नहीं है ना, कोई कल्चर नहीं है। कल्चर नाम की कोई चीज नहीं। कल्चर देख लो इसका। महेंद्र सिंह टिकैत जो इसका बाप था, राकेश टिकैत का, वो कौन था? दादा बता देंगे आपको। महेंद्र यहाँ हो तो इंदिरा गांधी से उसने सीधा सौदा नहीं किया था। महेंद्र सिंह टिकैत ने सौदा नहीं किया था, बिल्कुल उससे उसने टेबल पे बैठ के बात की थी। उसने पैसे लिए थे। कितनी प्रॉपर्टी है इसके पास मुझे तो पता है सारा, दादा को ज्यादा पता है। अच्छा, मेवात में भी हैं ये? अच्छा, हाँ, मेवात में तो सारे मुस्लिम है ना, मुसलमान है। वही तो ना वही मैं बोल रहा हूँ। मेवात में बोल रहे थे, ये सारे के सारे तो वही होंगे ना, ये मुसलमान। मैं हरियाणा गया था ना, तो रास्ते में मेवात पड़ा था, तो मैं देखा जनाजे के गाड़ियां जो होते हैं, तो एक आदमी को मैं पूछा कि भाई क्या है? बोलता है ऊपर वो माइक का होता है ना, चोंगा टाइप का लगा हुआ और लाइट्स वगैरह। मैं बोला कि क्या है? बोलता है जनाजा ले जाने के लिए ये सब है। मैं बोला ऐसे ले जाते हैं? बोलता है सारे यहाँ तो मुसलमान है सब। ये देख, ए तेजवीर, आपके यहाँ देख, पंजाब में कहाँ कहाँ पे हैं? तुम्हारा गांव भी होगा शायद यहाँ पे, गुरदासपुर। इनके नाम जानते होगे गांव के? अभी गांव में फिर क्या है? नवा शहर, नवा शहर। अच्छा, मतलब के न्यू सिटी बोल सकते हैं, तो अपना पंजाबी नवा बोलते हैं। तो गांव के नाम पढ़ना जहाँ जहाँ पे देख, तरन तारण में भी, गुरदासपुर में, तरन तारण में, सब जगह पे है बड़े बड़े। फिर फतेहगढ़, ये तो पूरे पंजाब में मिलेंगे, पूरे पंजाब में, बाकी छोड़ दीजिए, पूरे पंजाब में है। अरे सीरा में 25 गांव है तोमरों के भाई, बाप रे। कहाँ पे? फतेहगढ़ साहिब में सीरा करके लिखा ना, तोमर के 25 विलेजेस है, ऐसा बोल रहे। तोमर भी है, कौशल भी है, तौणी भी है, तौणी। हाँ, लुधियाना में भी है, फिर अमृतसर में है कि नहीं? देख, अमृतसर में तुर गांव है, पूरा पूरा लगता है एक, ये तोमरों के गांव है। फिर भिंडर विलेज, तरसिका, भिंडरा, भिंडर कला, जब्बावाल, अटारी में भी है। अच्छा, बजनाला में भी है। मतलब ये अमृतपाल से मतलब सारे यही है ना? फिर ओके, बटिंडा। देखिए, ये जो बलाचौर है ना, हाँ जी, आनंदपुर साहब से आगे जो ये बेल्ट पड़ती है ना, ये एक लोकल रोड जाता है, होशियारपुर निकल जाता है। तो वहाँ पे दुखेड़ी आ गया, मालपुर, ये बलाचौर आ गया। ये सारे के सारे जो हैं ये हिंदू राजपूत है, वहाँ पे हैंडफुल है। आपने एक गांव सुना होगा जाड़ला,
ये जाड़ला पड़ता है, अब तो नवे शहर में पड़ता है, पहले पड़ता था जालंधर में। अच्छा अच्छा। तो वहां पे 80% बहुत बड़ा गांव है। आपको एक लीडर का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उसके फैमिली में से 16 बंदे IAS और IPS हैं। और बाप रे। और वो कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर था, एक बार CM बनने के चांस बने थे। क्या नाम है दादा उसका? किसका? माला यार, क्या नाम यार? जाड़ले का एक राजपूत था, कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर रहा है। एक पंजाब की बहुत बड़ी राजपूत फैमिली से आता है वो। उसके परिवार में 16 से 20 IAS और IPS है। क्या नाम है यार उसका? जालंधर में कहाँ पे? याद आ जाएगा बाद में। जाड़ला गांव पड़ता है, जाड़ला। लेकिन ये भी मतलब देखने लायक है कि एक परिवार में देखिए इतने लोग IAS IPS हैं, तो मतलब कुछ तो है इनमें। जो परिवार का जो मतलब जीनियोलॉजी है उसमें तो कुछ तो है। देखिए, एक दादा को पता होगा, गांव पड़ता है बुड़ैल। बुड़ैल पड़ता है। बुड़ैल अब चंडीगढ़ में आ गया, 53 सेक्टर में। जी। तो वो सारा गांव है। अगर दादा आपको थोड़ा सा बुड़ैल से इधर लेके आता हूँ, आप कभी हेलो माजरा चौक पे गए हो? दिल्ली ट्रिब्यून चौक पे गए हो? दिल्ली, सॉरी, चंडीगढ़। जी जी। तो नहीं नहीं, वहां वो से नहीं गया मैं। हाँ, मैं चंडीगढ़ गया हूँ, मैं गया हूँ। तो वहां से माजरा, वहां पे पड़ता है मलोया। जी। वो जो मलोया गांव पड़ता है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पंजाबी है ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ डिफरेंट है, मिक्सचर है। अच्छा अच्छा। मिक्सचर है वो, हरियाणवी पंजाबी यूपी सारा भी। तो वहां पे छोटा मतलब काफी बड़ा गांव है। वो छोटे छोटे काम करते हैं क्योंकि जमीनें उनकी आ गई हैं शहर में, वो जी। एक्वायर हो गई थी। तो वहां पे मैं आपको बताऊं, वहां पे सारे राजपूत हैं, लेकिन अच्छा। हिंदू है वो लोग। सिख भी हैं, सिख राजपूत भी है, लेकिन बहुत कम ज्यादा हिंदू हैं। और आपको ज्यादा पिन पॉइंट पे लेके चलो, मलोए में अगर आप देखोगे, गूगल करोगे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा था ना, सतवंत सिंह, वो उसी गांव के थे। मतलब मैं तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने मारा था इंदिरा गांधी को, लेकिन जिन पे ब्लेम लगा था, मैं ये कह सकता हूँ। यार दादा, दाल में कुछ ये का। बात हाँ सर ऐसा है प्रेम जी कि जो बुलेट या तीर जो लगती है ना, तो उस पे ब्लेम लगा दो, छोड़ने वाले को कुछ मत बोलो। यार वो उसके पक्के आदमी दोनों आप बंदे थे। 48 गोली उसके बॉडी में लगी थी। सतवंत सिंह की पिस्टल में तो 6 गोली थी, उसमें तो एक भी नहीं चली। जी 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 जी। उसकी गोली तो क्यों नहीं मारा? बगल में खड़ा था। नहीं, एक गोली नहीं चली। स्टेन गन में से 6 गोलियों के फायर दिखाए हैं, तो बाकी 42 गोलियां कहां से आई भाई? आए कहां से? 42 राउंड्स कहां से आए? और फिर मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, वो बन जाता है, एक मर जाता है, एक फांसी हो जाती है। और देखो अगली पार्लियामेंट इलेक्शन में सतविंदर कौर MP बन के वो ही उसी पार्लियामेंट में आ जाती है। बिल्कुल। ये तो मतलब सोचने लायक चीज है। देखो ना, मतलब फिर उसके लिए पार्लियामेंट का दरवाजा खुल जाता है। तो ऐसी रही है हमारी हिस्ट्री। दादा, ये जो आज मोदी साहब वहां ले रहे थे, क्या वो जो सोने का है जिसपे नंदी बैठे हैं, क्या बोल रहे थे उसको? संघोल। राजदंड का ही है भाई। वैसे राजदंड या संघोल होता है। संघोल आज तो यहाँ इंडिया में बर्फ की सिलियां बहुत बिकी होंगी, क्योंकि लोगों को नीचे रखनी होंगी अपने, वो देख के वो बाजू। जी जी।
तो ये जो अब ये पुराना वाला पार्लियामेंट इसको टीयर ऑफ क्या करेंगे इसको म्यूजियम फेंकेंगे बना वैसे? देंगे शायद, म्यूजियम बना देंगे। अच्छा अच्छा। अब ये तो दादा प्रॉपर्टी ओनर्स जाने जो करोड़ों का किराया ले रहे थे कि उसका क्या बनाएंगे। नहीं, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी भाई। नहीं दादा, मजूमदार दादा इसका ये रेंट पढ़ो जा तो। रहा था। जी सर, बिल्कुल सर। एक मिनट रुको 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 रुको, ये सारे के सारे वही हैं। देखो ये कहाँ गया वो, ये तो सबके बात कर रहा है। अच्छा, साहब सिंह वर्मा भी जाट थे। ओके, कौन दादा? साहब सिंह वर्मा। वर्मा नहीं, वर्मा सुनियार होते हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? जाट फेवर, एहसान मतलब फेवर, like the favor of Jats, the strength of the Jats were gauged from the fact that the Mughals had to change 3 capitals because of their fear. When he was driven from Fatehpur, he made Agra, destroyed Agra, and the Mughals fled to Delhi. But the Jats did not give up. First of all, Delhi was conquered by the Jats. The door of the Red Fort and the fort of Lohargarh, Bharatpur, bears testimony to this fact. The ones who destroyed Akbar's tomb in Sikandra were also Jats. अच्छा, ये तोड़े थे ये अकबर के tomb. The first rebellion against the Mughals took place in the Braj region under the leadership of Veer Gokulji Maharaj. If anyone doubts the power of the Jats, then look at the turbans of the Mughal kings at the headquarters of Sarv Khap Panchayat in Shauram, Muzaffarnagar. When here the king of India, the Mughals. उसके बाद पता नहीं गायब कर दिया बाकी सेंटेंस. When there were relatives, the Mughals used to bow their heads on the doorstep of the Khap. The Jats were the ones who established a princely state like Ballavgarh on the chest सिंह of the साहब, Mughals. हेलो सिंह साहब, सर, ये मुगलों का हिस्ट्री इतना संभाल के क्यों रखा हुआ है यार, क्या जरूरत है? नेहरू के बच्चों से पूछना पड़ेगा। यही तो, बताओ मेरे को, कुछ करना पड़ेगा। उनका हर एक सबूत हमारे पास है। क्या है, क्या करने का हमको? फेंकने का है और क्या करने का? फेंकने का दादा इसको, जहाँ मैं से तो आए बोलता हूँ ये किधर है, वो सिस्टम से डिलीट ही करने का इनका। एकदम अभीच करने का। क्या करने के लोग, क्या किया है लोग अभीच इसको भारत के लिए, लोग ने क्या किया? अभीच दादा मालूम भाई होना भाई चाहिए, उनके जो वंशज उन्हें वहाँ फेंक के भी तो आना है जहाँ से आए हैं। दादा, अरे इनको वंशज भी नहीं यार, ये हमारे सब, इनका अपना देश भी किधर भी नहीं था, ये किधर का था क्या किसको मालूम नहीं। मैं अपने लैपटॉप पे बैठा हूँ तो वो मैं नाक मिला रहा हूँ इसकी, प्रियंका की इंदिरा गांधी से मिलती तो है नहीं यार, जबरदस्ती नहीं मिला रही है। नहीं वो ये प्लास्टिक से बिलियंस ऑफ रुपीस हम लोग ने खर्चा करके इनका डाटा तैयार करके रखा हुआ है हर एक जगह में। कई के लिए इनका डाटा तैयार करके रखा हुआ है, सबको डिलीट करो। नाक मिलाने के लिए वे बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करें ना थोड़ा सा, बढ़िया प्लास्टिक सर्जन ढूंढ लें। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर उसकी नाक मिलती है तो उससे फायदा, देश का क्या फायदा उससे? ये दादा, ये जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है ना जी, ये जो रणदीप सुरजेवाला ये भी जाट है। इसका जो बाप था वो हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इंडिया में डीए को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को, जो गवर्नमेंट के होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉलिसिटर जनरल। हाँ वो था वो, और उसकी सीधी एंट्री हुई थी इंदिरा गांधी के यहाँ से। अब हुआ क्या था, चौटाला जो INLD थी ना, इनेलो, उसके खिलाफ, क्योंकि वहाँ 16 सीटें जो है वो तो पक्की नहीं की हैं, तो वो इसको तोड़ने के लिए इनको खड़ा किया गया था वहाँ पे। लेकिन
अब ऐसा हुआ कि इनेलो में जब तक तो चौधरी देवीलाल रहे हैं, तब तो लोग ये समझते थे ना, जात पात देखते नहीं थे, लोग ये समझते थे ये किसानों के मसीहा हैं, यूपी वाले भी, हरियाणा वाले भी, पंजाब वाले भी। और देखो मैं एक बात कहूंगा, वाकई अगर कुछ किसानों के लिए किया है चौधरी देवीलाल ने किया है थोड़ा बहुत। और आप ये बाद बताओ, सुरजेवाला का बाप क्या करते हुए पकड़ा गया था, पहले ये बताओ। पता नहीं दादा, पकड़ा गया था, करप्शन में पकड़ा गया था वो। नहीं 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 नहीं, कुछ और कर रहा था वो। क्या कर रहा था? एक मिनट आता हूँ, एक मिनट। थ्री वाइसेस में से एक, गूगल करो, मालूम पड़े। थ्री वाइसेस में से एक होगा, और क्या। और नेहरू का दोस्त तो नहीं? हाँ, वैसे ही कुछ कर रहा था वो। समझ में आ गया। 2 नंबर का बंदा था। तो चेला किसका है? ये भी है ना, चेला किसका था वो? 2 नंबर का बंदा था भाई। अच्छा प्रेम जी, हाँ जी, मैं एक बात पूछने के लिए बहुत बहुत दिन से ऐसे लेके घूम रहा था ये बात को। आपको मैं अभी, आप मेरा सामने आए ले अभी, पंजाब का थोड़ा आपको हिस्ट्री है करके आपको मैं पूछता हूँ। नहीं हिस्ट्री में सुनने में आया एक मिनट, लेट मी फिनिश। जब हिस्ट्री की बात आती है फिर पंजाब तक ना रहो, यूपी हरियाणा इंडिया पे सारे पे आ जाओ। तो पंजाब ये पूछोगे, आप पंजाब में क्या पूछना चाहते हैं? जी, तो ये जो पंजाब है ना, यानी दोनों पंजाब, आजकल जो पाकिस्तान का पास का भाई पंजाब और हमारा पंजाब, ये जो इलाका में पहले जनवास कम था क्या? मैं इसलिए पूछता हूँ, लेट मी कंप्लीट, आपको मालूम पड़ेगा। क्या सवाल, क्या कम था? बोल रहे पॉपुलेशन कम था क्या? एक लेट मी कंप्लीट, पूरा होने दे, तभी वो पिक्चर आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत मेरा कुछ स्पेशल सोर्सेस है, उसमें से पता चला कि अभी जो पंजाब में लोग हैं, ज्यादातर लोग राजस्थान से माइग्रेट होके पंजाब में रहे लेकर के। इस बात में कुछ सच्चाई है? ना, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। राजस्थान की रूट्स जो हैं वो देखो, ये जो चौहान है, ये जो राठौर हैं, ये जो पुंडीर हैं, ये जो ये जो राजपूत है, इनकी जड़ें वहाँ मिलती हैं और जो स्प्रेड होती हैं जाके राजस्थान से लेके हरियाणा, यूपी और गुजरात, हाँ गुजरात, यहाँ तक चली जाती है। लेकिन पंजाब हैज नथिंग टू डू विद राजस्थान। अच्छा, मुझे ऐसे बताया गया, हमारे एक गुरु ने बोला है कि पंजाब में जनवास कम था, ज्यादातर लोग राजस्थान से माइग्रेट होके पंजाब में बसा बोलते। लेकिन मारवाड़ी आपको मिल जाएगा सब जगह। वो बिजनेसमैन लोग हैं, उनकी स्टोरी अलग है, वो मिल जाते हैं। नहीं, मारवाड़ी तो उधर है ना, वो जगह राजस्थान में है, लेकिन मैं बोलता हूँ पंजाब में अभी का जो लोग है उसमें ज्यादातर लोग राजस्थान से माइग्रेटेड है करके, यानी अभी नहीं, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे उसमें थोड़ा सा सच्चाई भी लग रहा है प्रेम साहब, क्योंकि पंजाब का आप अगर उधर का जो क्या बोलते हैं, वो जो उधर का जो भूमि शास्त्र जो है वो देखिएगा तो इंसान को रहने का लायक कम है अभी भी, है कि नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई साहब, ऐसा तो नहीं। ज्यादातर कृषि का ही जमीन है ना उधर ज्यादा। नहीं, कृषि है तो मतलब राजस्थानी क्यों जाएंगे वहाँ? इंडिजिनस लोग वहीं के हैं। कौन दादा? पंजाब में जो लोग हैं वो तो इंडिजिनस वहीं के लोग हैं, मतलब कोई बाहर से थोड़ी आए हैं। अगर बाहर से आए तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब 500 साल के अंदर अंदर तो थोड़ी मतलब आए हैं। फिर दवांगा बात। अच्छा, मैं एक प्रश्न को गड्ढे चले आओ। मैं एक प्रश्न करता हूँ। मेरी गड्ढे च पड़े होने, मैं लेके आऊंगा। मेरा ये प्रश्न ये था
कि हमारे जो मतलब कोई किसी संतान के नाम में पिता या माता का नाम रहना मतलब कब से मैंडेटरी हो गया? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप देखिएगा आपको नाम बदलना है, आपको हाँ? नाम बदलना है, आपको नाम नाम नहीं बदलना बदलना है है, नाम नहीं बदलना है, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं वही है ना आपको। मैं एक बात इनको भाई आप साहब को पंजाब में जी जलिया वाले बाग में लेके चलता हूँ। तो जी जी जलिया वाले बाग में मरने वाले भी पंजाबी थे, और जलिया वाले बाग में जो बटालियन 54 थी जिसने डायर के कहने पे गोलियां जी चलवाई जी थी, जी जी वो भी पंजाबी थे। और सुनाओ। बिल्कुल। अच्छा, ये एक अच्छा मतलब कौन से मुझे लगा था वो जो बटालियन जो जिसने गोली चलाई थी वो गोरखा रेजिमेंट का था। नहीं, बलोच शायद तो कौन सा 15 अब बलोच या 11 अब बलोच ऐसा कुछ, अब लेकिन उसमें पंजाबी भी थे। पंजाबी सारे बिल्कुल सही पंजाबी थे बोल। जी। अब जी जी दूसरी बात मैं आपको लेके चलता हूँ गजनी के टाइम में। तो आपको आपको क्या पता, लगता है भी वहां से वो गजनी जब आते थे, गोरी जब आते थे, वो कितने लोग आते थे? हैंडफुल होते थे, 150 आदमी। तो वो वहां जी जी यहाँ आके हायर किसको करते थे? वो ये लोकल लोगों को। हरियाणा यूपी के जाटी थे ये। जी जी पानीपत की लड़ाई में जो सबसे बड़ा हार का कारण था, लोकल लोग। आप प्रेम जी, आप रोमन हिस्ट्री देख लो ना, जितने रोमन मतलब लीगियंस थे, वो उनके हेड रोमन होते थे, लेकिन सोल्जर्स वगैरह बाकी हायर रैंक्स के ऑफिसर्स जो भी मतलब वो तो मतलब सब मतलब ये वो तो गं, रिक्रूट करते थे लोकली। गंदा गंदा लगता है। बट इफ आई कॉल देम भाड़े के टट्टू, इट विल नॉट बी रॉन्ग वर्ड टू यूज फॉर देम। जी ये सारे भाड़े के थे। ये जो जेनोसाइड हुआ इसमें 1984 में, ये लोकल लोग थोड़ी थे दिल्ली के, बाहर से ही आए थे। बिल्कुल। बाहर से भी आए थे। ये रेप करना, ये करना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आई डोंट वांट गो दैट फार। अब ये जो जाट आंदोलन हुआ था, कौन से सन में हुआ है? 5 साल पहले 3400 करोड़ की प्रॉपर्टी जलाई गई हरियाणा में भाई। जी 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 दिल्ली जहां वो क्या नाम है, एक ढाबा आता है किसका, उसका सरदार का क्या नाम है, बहुत खाना खाते हैं लोग उसमें, मैं भी रुकता हूँ वहाँ। वहाँ कितनी गाड़ियां आई थी, जो बेचारे बच्चे, लड़की, बेटियां बाहर से आ रही थी, रात की फ्लाइट से पंजाब या हरियाणा आ रही थी। वहाँ रेप नहीं हुए? जी जी हाँ, रेप नहीं हुए वहाँ? बिल्कुल। तो ये ऐसा ही है भाई, मतलब वो कल्प्रेट को पकड़ा प्रेम जी? नहीं, किसको पकड़ा? किसी को नहीं पकड़ा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अरे उस समय तो वही था ना, उनका चलती था फिर। नहीं भाई, मेरी बात सुनो ना, देखो मेरी बात सुनिएगा। जो यहाँ पे आपका जो ये हरियाणा है ना, वहाँ पे जातिवाद बहुत है। जो पुलिस ऑफिसर थे वो कौन थे? हाँ, वो सारे वही थे। एक पुलिस वाले कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक वही थे। वो तो बाद में फिर खट्टर साहब को याद आया, फिर खट्टर साहब ने कहा, जब उन्होंने ऑर्डर नहीं माना, फिर खट्टर साहब ने सेंटर में फोन किया, फिर जाके सीआरपीएफ आई वहां पे, फिर सीआरपीएफ ने कंट्रोल किया। मैंने तो एक एक चीज पढ़ी, अध्ययन किया इस पे। शेवरोलेट की एजेंसी जिस पे कोई भी नॉन जाट दुकान लिखी गई थी, वो उसी को आग लगा दिया, जला दिया, सारा कुछ हुआ है। यहाँ यहाँ कई बार हम इन्वेडर्स की बात करते हैं, ये हुआ वो हुआ, लेकिन किलों के दरवाजे तो अंदर से खुले हैं ना। जी तो, तो ये सब चक्कर है। अब ये दोबारा, अब तो पाकिस्तान को मोदी साहब ने कटोरा दे दिया। इमरान साहब का पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ये जो चिंगारी थी खालिस्तान की, उन्होंने दोबारा फिर जलाने की कोशिश की थी। जी एक यहाँ रेडियो चलता है, उस पर रेडियो पे बुलाया था कल। तो एक वो मैडम थी वहाँ, कोई बलजिंदर कौर, पंजाबी चैनल है, उस पर बुलाया था। तो मैंने जी मैंने सच्चाई बता दी। वो कह रही थी
वहाँ इंडिया में पंजाब में सारा मैदान खाली पड़ा है, कोई जाके वहाँ संभालो। तो मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछ लिया, मैं क्या मैडम कहती है हाँ। मैं क्या भी बेगाने लोगों के बेटे मरवाने हैं या आपके घर में भी है कोई जवान बेटा, आप क्यों नहीं भेजते अमेरिका से? वो किधर है इस वक्त? हाँ जी, और मैडम किधर है इस वक्त? मैडम रेडियो यूएसए में यूएसए में रेडियो चलाती है, मुझे इनवाइट किया था। मैं क्या अच्छा, आपके लोगों को पंप देना है, मरवाना है, ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो खालिस्तान हमारा राज लेना है, खालसा आप आप प्रेम साहब आप यूएसए में है इस वक्त? मैं तो हाँ एक वीक और हूँ जी, नहीं 2 वीक और हूँ, 2 वीक और हूँ, फिर अपने वतन आ जाएंगे। अच्छा, मैं अपने यानी प्रश्न इस वक्त पूछने का आप यूएसए कारण बोल में? लेता हूँ। मैं खत्म हो गया बस प्रोजेक्ट, अब 2 वीक का है, तो 2 वीक बाद आ जाएंगे। अब मेरा वाला प्रश्न पूछने का कारण बोलता हूँ, क्योंकि आप देखिए पांडवों को हमेशा, जैसे युधिष्ठिर हो गया, अर्जुन हो गया, उनको सबको कुंती पुत्र बोला जाता है। और जैसे कि मौर्य जो हो गए ना, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो पुत्र थे बिंदुसार, उनका कोई मतलब वो अपना सरनेम नहीं रखता था, बिंदुसार मौर्य उसे नहीं कहते थे। अशोक को भी अशोक मौर्य नहीं कहते, केवल अशोक कहते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन हो गया, उसको हर्षवर्धन को कोई मतलब पिता का नाम नहीं है, केवल हर्षवर्धन है। इसलिए मैं पूछ रहा था कि सरनेम लेना या ना लेना, या फिर माता के सरनेम लेना, ये देखो कब से हिरोनमय मैंडेटरी भाई, है या फिर ट्रेडिशन में है, वो हिरोनमय मुझे भाई, पता नहीं, जरा बताइएगा तो अच्छा होगा। उन्होंने अपने हिसाब से नहीं लगाया किसी ने, ठीक है। तो और वही इसी से जो सर जी दादा यही बोलिए। इनसे पूछ रहा हूँ मैं, इनको नाम बदलना है, कल मिल रही है मेरे से, मैं बदल देता हूँ। क्या बनना है अरे आपको नहीं, बताइए। जरूरत नहीं, आधार कार्ड पे करवा लिए, चेंज हो जाएगा। नहीं, उसके लिए एफिडेविट चाहिए ना, वो बना देता हूँ मैं उनका। ये अच्छा, नहीं, एक वो पूछ रहे हैं इश्तेहार वो कैसा छपवा क्या वे देंगे भी वो। वे भी दादा वीबी सिंह दादा, ये आज वैसे मैं अध्ययन करूंगा, मैंने कभी मौका ही नहीं मिला। ये चोल वंश कहाँ से शुरू हुआ है, कौन है? मैं तो टॉपिक से हट के पूछ रहा हूँ, लेकिन ये कुछ तमिल लोग। अच्छा, तो ये चोल कोई जाति है, या मैं आज वैसे आज इसे पढ़ूंगा, तो फिर आर बी रेडी फॉर द डिबेट और आर बी रेडी फॉर द बेटर जाति डिस्कशन? नहीं है, जाति नहीं है, वो एक राजा है वो तो। एक कुल का नाम है वो, हाँ हाँ, एक कुल है। ये केरल से भी जुड़ा हुआ है लोग उधर। ये हाँ, चेहरा पूरा चेहरामान साधन, बोलते हाँ हैं उसको, चेहरा। हाँ। ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी इसका थोड़ा सा अंश आया था कहीं। ये इन लोगों ने मतलब वो साउथ ईस्ट एशिया तक कई जगह ट्रेडिंग करते करते मतलब धीरे धीरे कब्जा भी कर लिए थे। इंडोनेशिया हुआ, बाली हुआ, सुमात्रा, जावा, सब फिलीपींस जगह। फिलीपींस में हाँ, फिलीपींस में, हाँ बिल्कुल। एक पल्लवी भी था उधर, पल्लवी राजा, हाँ, पल्लवी पल्लवी डायनेस्टी भी था। पल्लवी डायनेस्टी। एक्चुअली प्रेम जी, ये क्या मालूम है, पूरा हमारा भारतवर्ष में ये जो स्टेबल और सिस्टमेटिकली लंबा समय तक और ज्यादा विस्तार से जो राज्य चलाने वाला है, उसमें का एक है ये चोला लोग, भारतवर्ष के अंदर। बहुत दिन चला है। बहुत दिन चला, और उनका पीरियड भी बहुत लंबा काल तक रहा, एक्सपेंशन बहुत था और अच्छा। सिस्टमेटिक था, ऐसा सब है मंदिर इनका। भी बनवाए हैं, एक बहुत बड़े एक बड़े। अंश हाँ, केरल में भी उस वक्त था उधर। चेहरा लोग बोलते हैं उनको, चेहरा लोग। उनका सिद्धांत एक ही है, CHAR है। केरल के अंदर का भी वो लोगों का सिद्धांत एक है, इनका भी सिद्धांत एक है। अच्छा प्रेम जी, और मेरे को एक बात बताओ, मुझे अभी तक कोई आदमी मिला ही नहीं है। ये पाकिस्तान का सिंध जो है ना, उधर से हम लोग जाते हैं हिंगलाजमा, ठीक है? तो रास्ते में ये लोग एक मड वाल्कनों का तरफ जाके, वो मड वाल्कनों में हम लोग नारियल फेंकते हैं, फूल का माला फेंकते हैं,
ये इसका पीछे क्या है, वो कुछ मालूम है आपको? माता का मंदिर है ना वहाँ, जो दुर्गा माता का एक अस्तित्व है वो वहाँ पे मिलता है ना, हिंग माता जो है। नहीं, तो वो तो उधर हो गया, लेकिन जाने का रास्ता में पहला ये लोग इधर जाता है, ये मड वोल्केनो में। भाई साहब हाँ, मैं नहीं कभी, मुझे आग निकलती है वहां से। हाँ, वो मुझे जी कभी जी। नीचे से। मुझे कभी मौका नहीं मिला और ना ही मैं जाना चाहता हूँ वहाँ ना। लेकिन सिंधी मेरे काफी लोग फ्रेंड हैं और बनिया टाइप लोग हैं, और कराची के लोगों से मैं मिला हूँ। उनका जो कल्चर है उनका बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। एक्चुअली पाकिस्तान को जब डोमिनेट करता है वो करता है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब, कराची के लोग ऐसे हैं जैसे हमारे गुजराती लोग हैं, वो लड़ते नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े मीठे हैं। लेकिन बलोचिस्तान और ये सिंध और ये फ्रंटियर का एरिया है, स्टिल दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ पाकिस्तानीज। वो ऐसे ही है जैसे ऑक्युपाइड पाकिस्तान कश्मीर है। जी तो जी। तो वो इस बात को नहीं मानते। तो अगर आप वहाँ जाएं बलोचिस्तान में, एक मुफ्ती है, बहुत मर्डर हुए हैं वहाँ पे, बहुत जनसंहार हुआ है वहाँ पे। तो मैं एक बार मौका मिला था, मैं ये अभी रास्ता खोला है ना करतारपुर साहब का, मैं वहाँ गया हूँ। जी और मैं वहाँ भी गया हूँ और फिर मैं लाहौर में भी गया हूँ। तो लाहौर में मतलब एक उन्होंने रिस्ट्रिक्शन सी लगाई थी कि भी इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कौन पूछता है। तो वहाँ क्योंकि मेरी पहचान नहीं होती, मैं पंजाबी स्पीकिंग बंदा हूँ, वो भी ऐसे हैं, तो मुझे ऐसे नहीं देख रहे थे जैसे कि मैं कोई बाहर से आया हूँ। और पजामा कुर्ता मैंने डाल रखा था। तो मैं लाहौर की गलियों में पैदल घूमा हूँ। तो वहाँ जो मेरे पास काफ़ी पिक्चर्स और मैंने वीडियोस बनाई थी। वहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग्स है जैसे 100-200 साल पुरानी, उन पे सारे पे किसी पे जयचंद, किसी के लाला फलाना जी लाला, जी जी जी। किसी जी का जी जी जी। आज अभी आज भी भी। है। हाँ अभी भी है, तो वहाँ लगता है। अच्छा, काफी मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, तोड़ के लोगों ने वहाँ उनमें जानवर वगैरह बांध रखे हैं, कब्जा कर लिया, मतलब पशु रख रखे हैं। जी जी। तो ऐसा काफी कुछ हुआ है वहाँ पे। तो बाकी सिंध के बारे में मैं नहीं गया उधर, मुझे कुछ पता नहीं है। एम सब उसके बारे में आपको कोई आइडिया है? वो मड वोल्केनो में हम लोग ऐसे करते हैं क्यों वो करके? वो नीचे आपका जो है नेचुरल गैस निकलती है वहां से, तो नहीं उसको नहीं नहीं देवी। नहीं, वो दादा सनातनी प्रथा का सनातनी उधर जाके ये करता है क्यों, मैं पूछ रहा हूँ। अरे दादा करता प्रथा का क्यों? अभी प्रथा का पता नहीं है, देखना पड़ेगा वो थोड़ा सा हिस्ट्री अरे में वो जाके। उसको भी देवी का रूप मानते हैं ना, उस जगह को भी। अब अब आप इधर आए नहीं ना नॉर्थ में, पंजाब में, यूपी में, सॉरी हिमाचल में, कि यहाँ ज्वाला माता का मंदिर है। हाँ हाँ, तो सेम चीज है, वो भी सेम तो है। वहाँ ज्वाला का मंदिर एक्चुअली आग वो क्या। बुझती नहीं है वहाँ, हाँ वहाँ क्योंकि पे नेचुरल गैस है। वहाँ पे नेचुरल गैस है। तो वहाँ पे अकबर ने दावा किया था, अकबर आया था, तो वो जो अकबर ने उनके ऊपर लोहे की लगा के उसको बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हुई, नेचुरल चीज थी। तो लोगों ने साइड से उसे, निकलने लगी। हाँ, रिलीजन से जोड़ दिया। फिर वहां पे एक छत्र पड़ा है बहुत बड़ा, मैं तो नहीं कहता वो कभी सोने का होगा, मीठ लगता है, लेकिन वो जिस भी धातु का बना है वो अकबर ने चढ़ाया था। ऐसा वाला एक मंदिर अजरबैजान में भी है। आपको भाई साहब, आप नॉर्थ इंडिया आए नहीं, मुझे लगता है कभी आपको मौका मिले, ये जो धर्मशाला है, ये जो बहुत दलाई बढ़िया लामा, जगह। ये धर्मशाला है, दलाई लामा साहब रहते हैं। फिर आप चिंतपूर्णी मंदिर चले जाइए, चिंतपूर्णी से आप ज्वाला जी चले जाइए, ज्वाला जी से आप फिर होते हुए इधर पंजाब आ जाइए, या आपको उधर निकलना है जम्मू कश्मीर की तरफ, उधर निकल जाइए। ये एक बहुत अच्छा रोड ट्रिप बन जाता है। जी। रावण अब एम दादा, सब। इन्होंने स्कीम ज्वाइन करना शुरू किया, अब आएंगे ये आराम से। क्यों रावण दादा, राहुल साहब, हाँ। अब आओगे आपका ना? ये जो तो है ना आपके पास जाने पहचानने वाले, पूरे पंजाब में भी हो गए, तेजवीर है, प्रेम जी हैं। पंजाब तो में ये मेरा पंजाब में ना गुरदासपुर में मेरा खास एक लड़का है जो मेरे साथ मिडिल ईस्ट में काम करता था। गुड़गांव में प्रदीप है, अच्छा कलकत्ता में मजूमदार अच्छा दादा हैं।
ये भाई कितना घूमोगे, बहरीन, कतार और सऊदीया, रियाद, कम से कम इन हिंदुस्तान में पहलवानों घूम का लो। ड्रामा चल रहा है, ये भी सारे जाट हैं। अरे कल पहलवानों को क्या किया, पीट पीट के अंदर कर दिया उनको ढाके। साले टिकैत वहां पे नहीं था। हाँ। अच्छा नहीं हुआ भाई, शिकायत कभी केजरीवाल भी गया, वो इंदिरा गांधी की वाली भी गई है, वहां राहुल भी गया है, वहां वाला प्लेटफॉर्म सर। ओ भाई 2.5 घंटा हो गए, बंद कर दो, अब स्ट्रीम को पीछे देखिए, करो ना। हाँ दादा, इसको क्लोज करके मैं बैक स्टेज में दादा का अजरबैजान वाला जवाब देते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। ये वाली क्लोज कर देते हैं स्ट्रीम। कल का टॉपिक आप बताओ दादा। वही रतन सिंह, इसके बाद पद्मावती, कौन? खिलजी के रीति जी करेंगे और क्या। ठीक। हाँ अच्छा, खुजड़ी भाई साहब की कल एंट्री होगी। कल जितनों को तैयारी करनी कर लो, जौहर कैसे होता है, जौहर क्यों होता है, सब मालूम पड़ेगा। अवगढ़ आया क्या? हाँ, डिस्कनेक्टेड है वो, नेटवर्क इशू है। आ गया, कनेक्ट हो गया। चल भाई, जिंदा में आ जा, बाद में फिर बैक स्टेज में रहेंगे जो भी है। अवगढ़ जी नमस्कार। अरे बोलना, अनम्यूट करो। नेटवर्क इशू है। रावगत जी नमस्कार। मतलब अनम्यूट करके बोलिए सर कुछ। दादा नेटवर्क इशू है। प्रदीप भाई एक बार अपना स्ट्रीम क्लोज कर दो, फिर होती है बात। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। तो हम अपने सभी श्रोताओं और पैनलिस्टों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। कृपया हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले कंटेंट की जानकारी आपको मिलती रहे। अगले अध्याय के साथ आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत होंगे। इसके साथ ही हम इस प्रस्तुति को समापन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। भारत माता